हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज हमारे चैनल का है एपिसोड 200। तो आज मैं एपिसोड 198 के जवाब देने बैठी हूँ और जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ उस दिन है मदर्स डे। तो थोड़ी देर से ही सही, लेकिन मदर्स डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी मम्मी हैं या माँ के रूप में अपना फर्ज निभा रही हैं और किसी रिश्ते में भी, तो आप लोगों की तरफ से भी ढेर सारी मुझे मदर्स डे की विशेष आई एंड मेरा दिल खुशी से भर गया था। तो चलो आज के एपिसोड में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आओ बहन बातें करें। पहले आए हैं ढेर सारे दिल, और जो सबसे पहले वीडियो पर पहुंचते हैं उनकी सूचनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना टाइम और स्नेह मुझ पर खर्च करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न। मैम, मेरी सास मुझे कहती हैं तेरे एंगेजमेंट में जो पैसे चढ़े थे वो पैसे तू लाई नहीं, और दोनों जिठानियां अपने पर्स में रख के लाई थी और मुझे दिखाई थी। तेरे पर्स खाली आया था। हालांकि मेरी सिस्टर 5,000 रुपए रख के भेजी थी, लेकिन मेरी सास ताने मारती रहती हैं मुझे। मैंने अपने पापा से पूछा तो उस पैसे को क्या किया। उन्होंने कहा कि जो गोल्ड बनवाया था उसमें डाल दिया। तो हम क्या करते, उस पैसे को ऐसे बोल रहे हैं। मैं अब क्या करूं मैम, प्लीज जरूर बताएं। आप अपना यही जवाब जाके सासू माँ को बता दीजिए, या फिर एक अंदाजा कि कितने पैसे थे। अब वो गोल्ड आपके पास है, सब कुछ है ना। जितने भी पैसे थे, अगर यही है कि उधारी की तरह चुकाना है, दिखाना है, तो आप अपने पास से भी दे सकते हो, या फिर आप यही बता दो कि ये मेरे जेवर में डाल दिए हैं और मुझे ऐसी पता नहीं थी, नहीं तो मैं भी ले आती। मेरे माता पिताजी इस पैसे का क्या ही करेंगे, वही वाली बात है ना। तो थोड़ा सा ये है। और अगर आखिरी ऑप्शन वही है कि मैं आपको अब दे देती हूँ पैसे, देने थोड़ी थे, मतलब दिखाने ही थे ना। तो चलो उस टाइम पे नहीं हुए, गलती हो गई, माफी मांग लो। और अगर पैसे वापस चाहिए तो आप अपने पास से उनको पैसे देके इस मुद्दे को यहीं पर खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट। हाय दीदी, क्या आपके यहाँ पनीर बनाया जाता है दूध को फाड़कर? हमारे यहाँ बोलते हैं कि गाय का दूध और भैंस का दूध फाड़कर पनीर नहीं बनाया जाता। नहीं, हमारे यहाँ तो बनता है। मेरा गुस्सा होने पर वह ड्रिंक करना छोड़ सकते हैं शायद, मेरे को लगता है। पर मेरे को क्या स्टैंड लेना चाहिए? वह कम पिए, वैसे मैं गुस्सा करूंगी तो कुछ ना कुछ करके वह मना लेंगे मेरे को। मैंने यह भी बोला है कि आप सामान तोड़ोगे तो आपके साथ मैं बात नहीं करूंगी। शादी होने के पहले मेरे पापा ने पूछा था कि लड़के ने ड्रिंक करेगा, उस टाइम नहीं बोला। शादी होने के 3-4 दिन के बाद इन्होंने मेरे को बोल दिया कि मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। उस टाइम इतना ज्यादा नहीं करते थे, थोड़ा कर लेते थे, अब बहुत हो गया है। काम का स्ट्रेस भी हो सकता है, फिर भी हफ्ते में 4 बार तो ठीक नहीं ना दीदी, शादी को 7 साल हो गए। देखो, स्थिति पढ़ने में जो कमेंट है वो इतनी बुरी नहीं लग रही कि अभी उसको ठीक ना किया जा सके। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपके स्ट्रिक्ट होने से फर्क पड़ सकता है तो आपका स्ट्रिक्ट होना बनता है, लेकिन ऐसे ही खींचना कि थोड़ा खींच के देखो इतना हो गया, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, एकदम से मत बढ़ाना कि घर में कलेश हो जाए, है ना। लेकिन अगर लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होने से यानी कि वो आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे प्यार करते हैं, थोड़ा फर्क पड़ सकता है, तो जरूर ट्राई करो, क्योंकि चीज तो गलत ही है। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच दी फॉर वैल्यूएबल रिप्लाई एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे सुसाइड करने का मन करता है क्योंकि सासू माँ मुझे चैलेंज करती हैं कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम जाओगी कहाँ, मेरा बेटा तो मेरा है, तुम्हें तो मेरा और मेरे घर वालों का नौकर बनाकर रहना होगा। अगर तुम्हारी औकात होती तो तुम्हारे चाचा चाची दोबाहा से शादी कर देते। बट दी, मुझे लगता है कि हस्बैंड अपना होता है, लेकिन हस्बैंड भी तो मेरा तेरा करते रहते हैं। जब मैं 6 साल से सिर्फ ससुराल जा रही थी और 2 साल रही भी और मार गाली सब सहे, तब तो हस्बैंड कुछ नहीं बोले कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, चलो कुछ दिन के लिए मामा या कहीं घुमा के ले आऊं। अब मैं बोल दिया कि ससुराल इस बार नहीं जाऊंगी, छठ पूजा में तो गई थी। मैं इसलिए बोली क्योंकि मामा जी इनको खुद कॉल करके बुलाए हैं। तो हस्बैंड बोल रहे हैं एक शर्त पर तुम्हें लेकर जाऊंगा मामा के घर, मैं 2 दिन रुकना है और बाकी दिन मेरे घर में। मन बहुत दुखता है, ये कैसा रिश्ता है। पति को सारे लोग अपने दिखते हैं, लेकिन जो दुख सुख में साथ देती है वो ही दुश्मन लगती है। दी, हस्बैंड से क्या फिजिकल रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा मुझे झूठ बोलकर या बेवकूफ बनाकर मेरे से काम निकाल लेते हैं और फिर बात करना बंद कर देता है। क्या करूं दी, मैं इतनी आफाक क्यों हूँ? प्लीज रिप्लाई। आफाक क्यों हूँ? ये एंडी का नहीं समझ में आया, लेकिन कुल मिला के वही है कि आपके हस्बैंड आपके साथ माइंड गेम पूरा खेल रहे हैं। उनकी सारी
जरूरतें परिवार की, शरीर की, काम की सब पूरी हो रही हैं, और वो इसीलिए अपनी शर्तों पे आपको अपने साथ रख रहे हैं, है ना। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगी कि देखो, हम हमेशा इच्छा रखते हैं ना जो, वो ही इतना, मतलब हम फ्री हैं मानने के लिए। अगर हम किसी की जी हजूरी नहीं करना चाहते हैं ना, तो नहीं करेंगे। अब मामा के यहाँ जाना नहीं जाना, अगर आपको नहीं जाना, मैं अभी भी यही कहूंगी कि नहीं जाना ना मामा के यहाँ, कि इनके चक्कर में कि 2 दिन वहां जाऊंगा, बाकी दिन मेरे घर रुकना है, और बाकी दिन आपको वहां रुकना नहीं है, अपना मस्त अपने घर में रहो। रही बात ये कि सास के ताने कि हमारे, तेरा कोई है नहीं, तुझे तो यहाँ नौकर बन के ही रहना पड़ेगा, ये वो रहना पड़ेगा, वो ठीक है। हमारे यहाँ कोई कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है जाने का, मैं इस घर में रह रही हूँ, मेरा पास चलो कोई ऑप्शन नहीं है ही नहीं। लेकिन कैसे रहूंगी, ये बहुत हद तक मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं उनके नौकर बन के ही रहूं। मैं बस उतना काम करके भी यहाँ पे सरवाइव कर सकती हूँ कि ठीक है मैं यहाँ हूँ इसलिए कर रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि जी हजूरी करके ही आप वहां पे रहोगी। कुछ अधिकार हैं औरतों के भी, ऐसा नहीं है। तो आप, आपके रिश्तेदार नहीं है ये सोच के अपने आप को बेचारा बिल्कुल ना माने। आप ये मान के चले कि मैं अकेली हूँ, बट अकेली ही काफी हूँ। रिश्तेदार अगर ऐसे धर्म संकट में आपको जो रिश्ता डाल रहा है ना, वो फिर मामा का हो, माता पिता का हो, या कुछ भी हो, रिश्ते होते हैं कि चलो हम कहीं परेशानी में फंसे हुए हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी रिश्ते की वजह से पहले की परेशानियां हमारे पास और हैं, और ये रिश्ता एक और परेशानी लेके आ गया, मुझे तो ऐसे रिश्तों को बस साइड कर देना ही ठीक लगता है कि ठीक है नहीं जा पा रहे शादी में, कोई बात नहीं, सुकून से जैसी चल रही है या कम सुकून से जो चल रही है वही चलते रहने दो, इसमें एक और तड़का नहीं लगाना मुझे। अगर मैं होती इस जगह पे तो मैं यही ऑप्ट करती कि मैं वहां जाने के चक्कर में, इतने जो रायते फैल रहे हैं, मैं उसके चक्कर में ना पड़ती, और बल्कि मैं ये सोचती कि मैं जा ही नहीं रही, मुद्दा ही खत्म, बस। और सास इस बात के ताने नहीं देगी तो वो किसी और देगी, उसके तानों की क्या चिंता करनी, गाने दो उसको अपना गाना। आप वो करो जिसमें आप आसानी से छुट जाओ टेंशन से। नेक्स्ट डी मैं वही हूँ जिसे स्कूल में 8 क्लास कंप्यूटर के साथ 2 सब्जेक्ट मैथ भी दे दिए थे। हमारे स्कूल में जब मुझे मैथ दे रहे थे तो कहा था कि अभी एडमिन के काम को साइड कर दो, पर वहाँ का एडमिन स्टाफ ये कहकर कि हमें कंप्यूटर चलाने नहीं आता क्योंकि हमारी एज है, मुझसे काम करवाते हैं। मैंने इसका अपोज किया तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा आप किसी काम के लिए मना नहीं कर सकते। मैंने कहा भी कि इनके एडमिन के काम की वजह से मेरी टीचिंग के काम रह जाते हैं, तो उन्होंने कहा ये आपकी कमी है दी, अदर टीचर्स को भी 2 पीरियड मिलते हैं फ्री, वो अपने पीरियड में पेंडिंग वर्क करती हैं और मैं एडमिन के काम। मैं क्लास टीचर भी हूँ जिस वजह से मेरा काम पेंडिंग रह जाता है, बट मैनेजमेंट मेरी बात समझ नहीं रहा, क्योंकि मुझे रिजाइन दे देना चाहिए या फिर आप कोई सोल्यूशन बताएं। देखो, रिजाइन से पहले जब वो ये कह रहे हैं ना कि और टीचर भी करते हैं, तो और टीचर कैसे कर रहे हैं प्रिसाइजली उनके साथ उस चीज का सवाल जवाब कर लो। मान लो हमें रिजाइन भी करना है, तो रिजाइन करने से पहले हम अपना पक्ष तो रखेंगे ना ढंग से। तो आप यही करो कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हो ना 2 टीचर्स को फ्री का टाइम, मतलब फ्री पीरियड मिलते हैं टीचर्स को, तो ये चीज आपको वहां बोलनी है कि भैया उनको फ्री पीरियड मिल रहा है, उसमें वो काम पूरा कर रही है, और मुझे तुम फ्री पीरियड में यहाँ पे बिजी रख रहे हो। तो अपना पॉइंट रखो, और उसके बाद भी लगे कि चलो कुछ सुन ही नहीं रहा कोई, है ना, कि कितना भी, अगर हमें, मैं कह रही हूँ रिजाइन भी करना है तो अपना हम पॉइंट रख के जाएंगे, और वो भी क्लियरली स्ट्रांगली, तब निकलेंगे हम वहां से। अगर आप सुन के और ऐसे के ऐसे ही बस कि रिजाइन करके चले गए, तो आपके पीछे क्या बनेगी इमेज कि भाई एक टीचर थी, उसे काम नहीं संभला, काम से परेशान होके उसने छोड़ दी, यही बात बनेगी ना। तो आपको ओरिजिनल बात वहां पे अपनी अच्छे से रखनी है, जो 4 के बजाय 16 लोग सुने, और उसके बाद अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक, नहीं समझते तो तब रिजाइन करो, है ना। लेकिन अपना पॉइंट रखो तो सही वैलिड तरीके से कि कौन कर रहा है इतना काम, कैसे होएगा, पॉसिबल ही नहीं है। जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाय दी, मैं वही हूँ जिसके हस्बैंड भाई की शादी से नाराज होके आ गए थे। आपने जैसा बताया मैंने वैसे ही किया, अभी सब ठीक चल रहा है। पर मेरे मम्मी के वहां पूजा रखी थी तो घर में सब गए, फिर से मेरे हस्बैंड नहीं आए। मैंने उनसे बोला तो मुझसे कहने लगे कि जब मैं, मेरे बिना शादी हो गई तो अब क्या काम मेरा वहां, अब छोटे मोटे काम तो हो जाएंगे, हम 3 बहनें हैं, उन दोनों के हस्बैंड आते हैं और ये नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, एक कमी सी लगती है, मैं क्या करूं। उस दिन भी ये नहीं आए तो अगले दिन तक मेरे दिमाग में भी वही घूम रहा, जिस वजह से मुझे हेडेक हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्यों फालतू का इतना सोचती है, मस्त रहा कर, मैं तुझे कहाँ
रोक रहा हूँ कहीं जाने के लिए, मेरी तरह से तुझे घर में कोई प्रॉब्लम हो तो बता। अब मेरा मन करता है मैं भी अपने गांव ससुराल नहीं जाऊं जहां मेरी सास रहती है, ये नहीं जा रहे मेरे घर तो मैं भी ना जाऊं। इसमें उनके वहां कोई प्रोग्राम में बट उलझन है दिमाग में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे बहुत सही हैं, पर अगर उन्होंने अगर कोई बात बोल दी कि नहीं करेंगे, अब वो किसी हाल में नहीं जाएंगे वहां, तो हर बार में सबको कैसे समझाऊं। मेरे घर वालों को तो मैंने बोल दिया, तो वो अब मुझे इस बारे में नहीं बोलते, लेकिन फैमिली में अंकल कजिन ज्यादा पूछते हैं आए नहीं, क्या हुआ, क्यों। पहले हर छोटे मोटे फंक्शन में भी हम दोनों जाते थे, प्लीज मैम कुछ बताइए, मैं क्या करूं मेरी मेंटल पीस के लिए, क्योंकि घर में एज अ हस्बैंड ये बिल्कुल परफेक्ट हैं, मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं देते। देखो अगर ये बात है कि एज अ हस्बैंड उनमें कोई कमी नहीं है, राड़ सिर्फ यही है कि आपके मैं के जाना और नहीं जाना, तो मैं तो प्रैक्टिकल सोचने के लिए आपको बोलूंगी कि देखो जाना आना कभी कभार का, लेकिन अगर घर में आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई तनाव सा उत्पन्न हो जाता है तो वो आपको रोज फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना जाओ वहां पे, नहीं जा रहे नहीं जा रहे, हो सकता है ना आपके हस्बैंड में जो खूबियां हो वो आपकी बहनों के हस्बैंड में ना हो, और पहले जाते थे हर छोटे बड़े काम में, तो कुछ रीजन होगा जो उन्होंने जाना बंद कर दिया। तो मैं तो यही कहूंगी कि बजाय इस गंदगी को घंगोलने के आप अपना बस आप ऊपर ऊपर से अपना निपटा लो काम, इन्हें नहीं जाना मत जाओ, आपको जाना है चले जाओ। और जो रिश्तेदार पूछ रहे हैं ना, वो पूछ नहीं रहे, वो खुशकी ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप स्ट्रेस लो, है ना। तो आप सीधे जो है उन्हें बजाय ये कहने के कि वो बिजी थे वो इसलिए नहीं आए, वो तो आ रहे थे, बेफालतू के जितने झूठ बोलोगी उतने उसमें फंसती जाओगी। जो बोले कि कहाँ है क्यों नहीं आए, भैया उन्हें नहीं अच्छा लगता आना, वो नहीं आ रहे, और इससे ज्यादा जानना है तो ये रहा फोन नंबर, फोन करके उनसे पूछ ले। बस एक बार कहना, साफ और सच्चा बोलना, और फिर टेंशन खत्म। जब ऐसे पूछने वालों को एक आध बार ऐसा किलसावा सा जवाब मिल जाएगा ना, अपने आप नहीं पूछेंगे, करना उन्हें भी कुछ नहीं, बस पूछना ही तो था, जनरल नॉलेज बढ़ानी है फिर आगे चलना। मतलब ये है कि हाँ जी और सब ठीक, खाना वाना खा लिया, हम कौन सा खाना लेके बैठे हैं वो वाली बात है ये, कि अच्छा पति नहीं दिख रहा, पूछ लिया भाई आए नहीं, अब कह दो नहीं, या फिर फन वे में कह दो कि दिख रहे हैं, वो कहेगा नहीं तो नहीं आए, फिर तो बात खत्म। मतलब जब आप इस तरीके का कोई रूखा सा आंसर दे दोगी ना एक दो बार, फिर पूछना बंद कर देंगे लोग। तो अगर नहीं जा रहे तो ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपके दिमाग में आ रही है कि मैं भी वहां ना जाऊं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, देख लो। लेकिन मे बी उनके ना जाने से आप जितनी परेशान हो आप झेल गई, अब जब आप नहीं जाएंगी तो आपके पति फट पड़े, अगेन रिस्क पे जो लगेगा वो आपका रिश्ता ही लगेगा। तो एक बार अगर चाह रही हो कि ट्राई करना है ये को लॉजिक के साथ बात करके कि भैया ऐसे ही मुझे लगता है जब मेरे साथ तुम नहीं वहां खड़े होते, एक बार उनको रियलाइजेशन कराने के लिए कर सकते हो, लेकिन जिद मत पकड़ना। उसके बाद समझ जाए तो ठीक, और नहीं समझे इस चीज के ऊपर लड़ाई होने लगे तो बस ये सोच लेना कि ठीक है वो जा रहे नहीं जा रहे उनकी कम अकली है, मैं जाऊं क्योंकि मैं समझदार हूँ। बात है भी यही, कम अकली तो है, उन्हें दिख रहा है मेरी लाइफ पार्टनर इस वजह से परेशान हो रही है, तो काहे के अच्छे पति है। एक दूसरे की मर्जी के लिए सुख के लिए भी तो आदमी थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से हटके भी काम कर ही लेता है ना, तो वो नहीं कर रहे, वो उनके कम अकली है ना, तो आप भी वही कम अकली दिखाओगे तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन उनको रियलाइज कराने के लिए कि कैसा फील होता है एक बार करके देख लो, अगर चाह रहे हो तो, बाकी उसको कंटिन्यू मत करना, आप अपने हिस्से की समझदारी बरतते रहो। नेक्स्ट, हाय दी कैसे हो आप, मेरी ननद लड़ाई करके 6 मंथ से यही है, शादी को 2 साल हो गए, ट्विंस हैं 14 मंथ्स के, बट वो घर के काम में इन्वॉल्व नहीं होती, और कब करना भी पड़ता है तो चिड़चिड़ाती है, और सास भी कुछ नहीं बोलती, लास्ट में मुझसे ही सब करना पड़ता है मुझे ही, इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर देती है जैसे उसको ट्विंस, उसके साथ बहुत दिक्कत, मेरा भी 2.5 साल का बेबी है, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कभी कभी, शादी के बाद प्रेगनेंसी फिर डिलीवरी सब कुछ यही हुआ है, मुश्किल से 4 मंथ ही ससुराल में रही है, सास हस्बैंड सब परेशान करते हैं ऐसे यहाँ बताती है, और वो लोग भी छोड़ दिए, अब ले गए हैं तो आप लेकर आओ, यहाँ सबको डर है, 2 बार पिटाई खाई है हस्बैंड से, अब ऐसे नहीं जाएगी, मीटिंग होगा तब जाएगी, वो लोग मीटिंग नहीं करना चाहते, मेरी ननद को यहीं रहना है ऐसा लगता है, कंफर्ट की आदत हो गई है, लेट उठना, काम नहीं करना, किचकिच करना, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते, दिखता सबको सब है, सबको सब पता है, बट मेरे से किसी को कोई मतलब नहीं, बस झेलना पड़ रहा है।
देखो मैं ये तो यही कहूंगी, उसके साथ जो भी हो रहा है वो उसके पर्सनल लाइफ में उसका थोड़ा सा असर आपके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा शांत रहो, काम रहो, कंपोज रहो। रही बात ये कि काम बढ़ रहा है इसलिए आप मतलब प्रेशर ले रहे हो, काम उतना करो जितना इजीली हो जाए, प्रेशर मत लो, पहली चीज। दूसरी, इरिटेट आप इसलिए हो रहे हो क्योंकि बराबर की एक काम करने वाली है लेकिन मजे में कट रही है जिंदगी, कुछ काम नहीं कर रही और घूम फिर के करना आपको पड़ रहा है ना। तो उसको देख के आप किलस रहे हो, काम आप कर लोगे। ये सबके साथ होता है कि काम से आदमी परेशान नहीं हो रहा लेकिन हम काम कर रहे हैं, अगला बैठ के मजे कर रहा है, इस वजह से परेशानी दिमाग में उत्पन्न होती है। तो वो चीज है, चाहो तो किसी तरीके से अवॉइड करना तो कर भी जाओगे, क्योंकि घूम फिर के घर, जिम्मेदारी जो है वो आपकी है बहू होने के नाते। लेकिन जब अधिकार की बात आएगी तो नंद यहाँ रह रही है तो उसको मिलेगा, तो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल मतलब नॉर्मल है, आपकी किसी को भी होगी। बट इससे निकलने का उपाय यही है कि जो काम है ना उसका लोड मत लो फालतू, इजी वे में करो, जितना हो जाए उतना करो। बच्चे को बिल्कुल निग्लेक्ट मत करो अपने का, कोई काम 2 घंटे लेट हो रहा होने दो, इस चीज का प्रेशर लेना बंद कर दो, आपकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। क्योंकि भैया घर में रह रहे हैं, पति रह रहा है, सास है, बच्चे हैं, इनका तो हमें करना ही है, चलो इनका भी 2-3 का सही। मुद्दा वही है जो मैंने आपको बताया। तो काम का लोड मत लो, परफेक्ट होने के चक्कर में मत पड़ो, नॉर्मली काम करते रहो, ताकि शरीर पे जब लोड नहीं आएगा तो दिमाग पे भी नहीं आएगा। बच्चे को आप कभी इग्नोर नहीं करोगे तो आप कभी फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा बेटा 7 साल का है, अभी मैं 6 ईयर प्रेग्नेंट हूँ। मुझे अपना डिलीवरी टाइम का टेंशन होती है, 6 मंथ होगा। ससुराल बीएलओ की, ससुराल वालों की कोई सपोर्ट नहीं है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से डिलीवरी करवाई हूँ, गवर्नमेंट समझ नहीं आ रहा, प्लीज मैम बताएं। तो प्राइवेट में ही जाओ, अगर पहला भी वही हुआ है तो नहीं समझ में आते उसके बाद गवर्नमेंट वाले, आप प्राइवेट में ही जाओ, इतना उलझना क्या है, सोच के लिए आगे, बस प्राइवेट में जाना है तो जाना। नेक्स्ट, मैम नमस्कार, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी पोस्टिंग उत्तराखंड के हिल्स में है, हाय, पर मेरे बच्चे और हस्बैंड प्लेन्स में है, यूएस नगर में रहते हैं। मैं अकेले रहकर बहुत परेशान रहती हूँ, हस्बैंड भी ट्रांसफर में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, मैं 10 साल से हिल्स में हूँ, क्या करूँ। अरे यार, आप पहाड़ों में रह के परेशान हो, लेकिन समझ सकती हूँ, जब कभी कभी जाते हैं तो वो पहाड़ सुंदर लगते हैं, वहां रहते होंगे तो फिर वही बोरिंग लगने लगते होंगे, परिवार नहीं, कुछ नहीं है ना, वो चीज हो जाती होगी। लेकिन अगर हस्बैंड वहां नहीं आ रहे तो आप ट्राई कर लो, क्या पता आपका कुछ हो सकता हो। नहीं तो देखो, सीधी सी बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे तो फ्रस्ट्रेशन कम होगी। नौकरी कर रहे हो, चॉइस आपकी है, उसके पैसे से सुख पूरे परिवार को मिल रहा है, बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आप जो हो, अपने बच्चे और हस्बैंड आपके वहां रह रहे हैं, आप यहाँ अकेले रह रहे हो, अगर थोड़ा सा अपना माइंड सेटअप बदल लो ना, गोल्डन टाइम है ये। बच्चे अगर हमारे परेशान हो रहे हो, उनका कोई देखभाल करने वाला ना हो, कुछ हो, तो हमें स्ट्रेस हो कि यार किसी तरीके से हम वहां पहुंचे, मैं अकेली पड़ी हूँ, मेरे बच्चे वहां सफर कर रहे हैं। लेकिन अगर ठीक ठाक चल रहा है ना, तो इतना लोड मत लो, और अगर वो कोशिश नहीं कर रहे तो आप अपने वाले की कोशिश कर लो। बच्चों के पास छुट्टियां लेके जब जाती होंगी उतने में ही ठीक है, कभी बच्चों को यहाँ बुला लो, थोड़ा स्कूल डिस्टर्ब होगा, लेकिन ये है कि पहला रिश्ता जो माँ के साथ है वो थोड़ा बहुत टाइम वाइम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीच का सा रास्ता निकाल लो, लेकिन 10 साल होते बहुत हैं, तो आप ट्राई कर लो ट्रांसफर की, कहाँ से कैसे क्या हो सकता है, अपने पूरे जोर लगाओ किसी भी तरीके से कि हम लोग साथ रह लें। और हस्बैंड से भी यही बात करो कि ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे तो मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे मेरे बिना ही, कुछ तो सोचो, है ना। तो उनको भी कहीं ना कहीं, अगर आपके बिना वो अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं तो मतलब वियर्ड है, लेकिन 10 साल अगर मजे से जिंदगी कट रही है, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आने में, यानी कि वो वहां पर ठीक लग रहा है उनको, तो आप भी अपना एंजॉय करो। शादी टूट भी नहीं रही, अपना आपको मी टाइम भी मिल रहा है, बच्चे भी मजे से पल रहे हैं, थोड़ा सा माइंड सेट बदल लो तो फिर स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। नॉर्मल नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। नेक्स्ट, सुनीता जी, मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्टडीज का बर्डन हो रहा है, साथ ही में उनके घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ, खाना बनाना से लेकर वॉशरूम साफ करने का कोई हेल्प नहीं है, पर फिर भी सब ठीक है। अब परेशानी ये है कि मेरे इन लॉज ने मेरे देवर को हमारे पास रहने के लिए भेज दिया, 2 महीने हो गए, वो कुछ नौकरी नहीं करते तो यहाँ पर भेज दिया, अब मेरा काम बहुत बढ़ गया है,
काम बढ़ गया है और वो बेटियों का वॉशरूम यूज करते हैं तो वो दोनों भी परेशान रहती हैं। कई भी और भी कई परेशानी है, क्या करूं? अब प्लीज सजेस्ट। हम ससुराल से कोई हेल्प नहीं लेते, आज तक कोई इनका एहसान नहीं है हम पर, अपना कमा रहे खा रहे हैं, फिजिकली मुझसे नहीं होता काम। तो ये बात आप अपने घर वालों से, ससुराल वालों से कहो कि ये यहाँ पर कब तक रहेंगे, है ना? नॉर्मल है ये भाई, जब हम रहने लगते हैं अलग तो कोई बंदा आके रहेगा तो थोड़ा सा काम बढ़ेगा हमारा, थोड़ा सा वही कि वॉशरूम वगैरह वाली वो आते हैं इश्यूज। तो कोई टेम्परेरी आया है, चलो ठीक है, थोड़ा सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन आ ही गया और अनिश्चित काल के लिए आ गया तो आपको पूछना चाहिए कि ये कब तक के लिए आए हैं। इतना पूछ के देखो, फिर देखो क्या जवाब निकलता है इसका। और फिर अपनी साथ में परेशानी है सिस्टमेटिक वे में बताओ कि मुझे ये दिक्कत है ना? तो आपको ये एग्जैक्ट पता लगेगा कि ये जो चल रहा है वो कितने दिन के लिए है। अगर साल 6 महीने की बात है तो एडजस्ट कर लो, परिवार है। लेकिन ये है कि अनिश्चित काल तक, कोई जैसे अभी पीछे कहा था कि जब तक उसकी नौकरी नहीं लगेगी वो यही रहेगा, अब उनकी बैंड बजी पड़ी है, प्रीवियस खत्म सब कुछ। तो ऐसे नहीं होता, ना लगी नौकरी तो क्या सारी जिंदगी रहते रहेंगे? एक तो होता है हम रहते ही जॉइंट फैमिली में, एक है हम रह रहे हैं यूनिट फैमिली में कि सडनली हमारे ऊपर फालतू की एक जिम्मेदारी थोप दी गई तो वो नहीं ली जाती, मुश्किल आती है मतलब। तो फिर आप ये बात करो कि कितने दिन के लिए है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा बेटा 18 साल का होने वाला है लेकिन ना तो वह स्टडी करना चाहता है ना ही कुछ सीखना चाहता है, बस गेम ऑनलाइन उसी में मस्त रहता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वह बीमार है और मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे आगे कैसे मूव ऑन करवाऊं लाइफ में। देखो ये हर दूसरे घर में दिक्कत है, जो मुझे समझ में आई है ना, ये पूरी जनरेशन के साथ ही इशू है। कंसंट्रेशन का, लाइफ में एम नहीं होने का। कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मुझे वो समझ में आता है कि इस टाइम पे आगे बढ़ना कितना आसान है कि ऑलरेडी बाकी लोग तो डिस्ट्रैक्ट ही हैं। तो मुझे वही याद आ जाता है कि कोई एक बच्चा जो पुराने, जिस टाइम के हम लोग बड़े हुए हैं उस टाइम के हिसाब से अगर पढ़ ले रहा है या मेहनत कर ले रहा है ना तो वो बहुत अच्छा कर जा रहा है लाइफ में। लेकिन 99% मुझे लग रहा है बच्चे फोन, गेम, शॉर्ट्स इन्हीं में ही उलझे पड़े हैं। अब मेरी अपनी बेटियों को देख के मुझे यही लग रहा है कि इस टाइम पे चारों तरफ से सीखने की एज है इनकी, लेकिन जो पढ़ने के बाद, स्कूल की पढ़ाई के बाद, ट्यूशन के बाद, जो भी इनके टेस्ट हैं, स्किट हैं, दुनिया भर का सब करने के बाद जो टाइम मिलता भी है ना, 1-1.5 घंटा, वो फिर लगता है कि इनको भाई हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए माइंड में, तो टीवी या फोन चल गया और दिन खत्म। तो कई बार मेरे को भी नाइटमेयर सा लगता है कि ये कब बाकी चीजें सीख पाएंगी। तो इसीलिए मैं बीच में जब भी टाइम मिलता है, 2 दिन की छुट्टी है, कुछ है, कोई ओकेजन है, तो कभी इनको ढोलक सिखा, कभी क्रोशिया सिखा, कभी पेंटिंग में लगा, कुछ तो कराएं। क्योंकि स्पेशल क्लास ये वो हम नहीं करा पा रहे, दोनों बिजी हैं। फिर लेके कौन जाएगा? इतने गट्स इनमें नहीं कि जैसे बच्चे यहाँ अकेले चले जाएं, ऐसा भी नहीं है। तो कई बार ये हर दूसरे घर में है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि आपके बेटे के साथ ही है। लेकिन इसमें हम कर ये सकते हैं कि मुझे जो लगता है पुरानी वाला पेरेंटिंग स्टाइल फिर भी ठीक था। हम लोग ना इनकी प्रॉब्लम्स को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कि बच्चे की प्रॉब्लम सुनो, बच्चे का मन समझो, ये वो, अरे अगर बच्चे में अपना भला बुरा समझने की, अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने की इतनी समझदारी उसमें शुरू से ही है तो फिर हमारी जरूरत ही कहाँ पड़ती। हम लोग अपने आप को भी अगर खंगालें तो क्या जो हमें 9th 10th में, 12th में, या उससे छोटे या उससे और भी बड़े हो गए 17-18 तक भी, तो जो हमें उस टाइम अपने लिए सही लगता था क्या आज भी वो हमें अपने लिए सही लग रहा है? तो उस टाइम मेच्योरिटी नहीं थी ना, तो बच्चों में उतनी मेच्योरिटी नहीं होती। हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट उनके साथ होना ही चाहिए, मुझे तो आज भी यही लगता है। भले इस चीज पे अगर ये वीडियो कहीं मिलियंस में व्यूज चले जाएं और वायरल भी हो जाए ना मेरी इस बात के ऊपर कि भैया ये कैसी बात कर रही है आज के टाइम पे स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग ये वो, देखो मुझे लगता है वो ही ठीक थी। ये फ्रेंड वाली और ये सब चीजें करके ना ना हमारे बच्चे इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मैं तो आपको भी यही सलाह दूंगी कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उसके जो फोन वोन है अगर उससे लेके कि भैया नहीं मिलेगा तो कुछ कर ले, टाइम के हिसाब से लेके बैठ, मेरे को रिजल्ट चाहिए, कुछ भी है उसके फ्रेंड सर्कल है सबसे, हर तरफ से जहां से खींच सकती हो खींचो, उसको दिखाओ आईना कि भाई तू कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, फिर आराम से बात कर लो, क्या पता कुछ चेंज हो जाए।
वरना ये एक कर्टन लेक्चर बन गया है, पेरेंट्स बोले जा रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं हो रहा। हमें समझ ही नहीं आया हम कब इस जनरेशन से उस जनरेशन में चले गए और हम भी वही गाने गा रहे हैं जो हमारे माँ बाप हमें बोल रहे थे और हम सुन नहीं रहे थे। अभी सेम चीज यहाँ हो रही है, तो कह ही सकते हो, एंड में आके कर तो कुछ सकते नहीं, लेकिन एक पैटर्न है कि हाँ हमें स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की तरफ जाना है, या बिल्कुल जैसा बच्चा कहे वैसा। तो मुझे लगता है भाई जैसा बच्चा कहे वैसा करने में बच्चा कहीं नहीं पहुंचेगा। आप उसकी राय ले सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका हो। तो आपका भी यही है, उस बच्चे को थोड़ा सा, 18 साल का होने वाला है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है वहां देखो, उसके दोस्तों को भी हड़काओ फालतू में अगर उसको उलझा के रख रहे हैं, और उसको लगाओ काम पे बोल बोल के, और नहीं तो पढ़ाई छुड़ाओ, कोई स्किल सिखाओ। फिर बिल्कुल कह दो कि मत पढ़, फिर रहने दे, काम सीख, अपना खर्चा खुद निकालने लायक तेरे को स्किल सीखनी पड़ेगी। एक मतलब आएगा, ऐसा नहीं है, होश में आते हैं जब पास में पैसे नहीं मिलेंगे। अभी उसको बिल्कुल बढ़िया फोन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, तो बच्चे मजे में रहते हैं। मुझे तो लगता है थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो शायद स्थिति थोड़ी सी बदल जाए। नेक्स्ट, भाई दीदी हाय दीदी कैसे हो, भाई दीदी लिख दिया। मेरे बच्चा 2.6 ईयर्स का है और अब उसको डांस क्लास ज्वाइन किया है, 2 दिन हो गया। अभी वह ना उसको हिंदी नहीं आता और तेलुगु भी नहीं आता, हमारा मदर टंग कन्नड़ आता है, उसको इधर किसी को भी कन्नड़ नहीं आता। डांस क्लास भेजना सही है और मैंने ये सोचकर भेज रही हूँ कि हिंदी सीख जाएगा। मेरा डिसीजन सही है गलत, मेरे को सजेशन दे दें। और 1 मंथ कंटिन्यू डांस क्लास है, फिर बाद में उसको नर्सरी में डाल दूंगी, बच्चे के साथ एडजस्ट कर देगा, ये सोचकर मैंने डाल दिया। मैं गलत तो नहीं किया ऐसा लग रहा है मेरे को, प्लीज सजेशन करो। 2.6 ईयर इज टू अर्ली, बट अगर वो इंजॉय कर रहा है, अगर बच्चा बिना रोए जा रहा है और वहां से आके खुश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी सास ने आज तक कोई भी काम मेरे साथ नहीं करवाया, बच्चे छोटे थे तब भी नहीं, शादी को 18 साल हो गए, लेकिन अब वो चाहती हैं कि मैं उनको बेड पे सारा कुछ दूं, मैं उनका सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरे मन में यही आता है कि इन्होंने मेरे मुश्किल टाइम पे मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं इनका काम क्यों करूं। उनका काम करती हूँ लेकिन इरिटेट होकर अपने मन से फीलिंग कैसे निकालूं, कोशिश करती हूँ बट होता नहीं है। अब नहीं हो रहा, अगर इरिटेशन खत्म नहीं हो रहा तो ऐसे ही करती रहो, क्योंकि देखो जब लगे ना इरिटेट हो रहे हो, तो आप ये मान के चलो, अपने मन को टटोलो कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपने हामी क्यों भरी थी, उस रीजन को टटोल लो, तो वही आपको आगे करने की हिम्मत देगा, है ना। आप मना कर सकती थी ना, आपको ऐसा तो नहीं कि गन पॉइंट पर रख के हाँ भरवा लिए, आपने हाँ कहा है एज एन एडल्ट, तो आपके कुछ रीजंस होंगे, तो आप अपने मन में उन रीजंस को हमेशा दोहरा लें जब जब आपको इरिटेशन हो, तो फिर आपकी इरिटेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट, हाय दीदी, मेरे हस्बैंड वैसे बहुत अच्छे हैं, बट कभी कभी नॉर्मल सी बात का इतना रूड आंसर देते हैं, इससे मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं कैसे उनसे उम्मीद रखना छोड़ूं किसी चीज की, एंड कैसे अपने रिश्ते को आगे ले जाऊं, जबकि मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड वो भी, उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, बट कंफ्यूज होती हूँ क्या सही क्या गलत, कौन सा बिहेव ट्रू एंड कौन सा झूठ। देखो उनको एंगर इश्यूज हैं, या फिर एक होता है मजाक के नाम पे कुछ भी कह देना और सामने वाला ले लेगा, तो इसलिए वो कहते जाते हैं। तो दोनों ही रूप सही हैं, ऐसा नहीं कि कौन सा रूप सही है और कौन सा झूठ। सही तो दोनों रूप हैं, बट जब भी वो इस तरीके की चीजें करते हैं तो आपको बराबर हर बार टोकना है। हर्ट होने से कुछ नहीं है, हर्ट मतलब, मैं पिछली बार मैंने एक बात बताई थी और मुझे वो अपनी बात इतनी बढ़िया लगी, वो माइंड में मेरे स्क्रॉल करती रही, कि जो चीज पहली बार हो रही है या अचानक से हुई है, उससे हमें फर्क पड़ता है तो समझ में आता है, लेकिन हमें पता है एक आदमी का नेचर ही ऐसा है ना, तो हर्ट नहीं होंगे हम। ये पैटर्न मैंने अपना भी नोट करा, तो मैं हर्ट नहीं होंगी। मुझे पता है कि ये आदमी इस रिएक्शन का, मतलब जब मैं ये वाला काम होएगा तो यहाँ से ये रिएक्शन ही आएगा, तो मुझे ना अचरज हो रहा ना मैं हर्ट हो रही। लेकिन ये मैं देखती हूँ कि हाँ, मुझे हर बार इसको अगर आगे कंटिन्यू नहीं करना, मुझे वो एक्शन उसको दबाना, तो मुझे हर बार स्ट्रिक्टली उसको रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा। तो वो आप करो कि जब भी वो ऐसा कुछ करें, बेइज्जती करें, ये वो हर बार बोलो, इवन आप गिनती गिना दो कि देखो 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, या फिर मैं भी ऐसे करने लगूं, चलेगा, करके देखो, रिवर्स सिचुएशन कुछ भी कहो, लेकिन आपको स्पष्ट शब्दों में अपना विरोध दिखाना है कि ये मुझे पसंद नहीं है, मैं झेल रही हूँ, मेरे अपने रीजन है हमारे रिश्ते के लिए, प्यार के लिए, लेकिन ये कोई तरीका होता नहीं है। आपको बताते रहना पड़ेगा उन्हें, कभी भी उन्हें ये ना लगे कि हाँ ये तो नॉर्मल है,
कर सकते हैं ये चीज। नेक्स्ट, हाय दीदी, मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरी ननद हमेशा मेरे बारे में गलत फहमी में रहती है। उसे लगता है कि मैं मेरे सास ससुर की, मेरे पति की सेवा या सुविधा अच्छे से नहीं करती हूँ, और हमेशा मैंने जो कहा भी नहीं, सोचा नहीं, वो मेरे बारे में गलत बोलती रहती है, जस्ट इमेजिन करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी सास यहाँ पुणे में मेरे घर रहने आई, तो मैंने मेरी सासू माँ से पूछा कि मैं मायके जाने वाली हूँ गर्मी की छुट्टी में, तो आपसे घर का सब काम हो जाएगा या मैं और कुछ अलग प्लानिंग करूँ। ऐसे में सास से बोला, तो उनके बदले ननद जवाब देने लगी कि ओ, मेरे माँ का भी घर है, क्यों नहीं संभाल पाएगी, वो सब कुछ वो सब कर पाएंगी, तुझे जाना है मायके तो अभी के अभी निकल। अब मेरी माँ और बाबा वहीं उसी के बेटे के पास रहने वाले हैं हमेशा के लिए। अब मेरी माँ से घर का कुछ भी काम नहीं हो रहा, तो तू ये गांठ बांध ही ले। ये सब बातें मुझसे सुनाई और बहुत कुछ मन से ही बड़बड़ाती गई। उसे ऐसा क्यों लगता है मेरे बारे में, ये मैं समझ नहीं रही हूँ, जबकि मेरे सास ससुर का खूब अच्छे से ख्याल में रखती हूँ। मेरी सासू माँ इधर आने के बाद कुछ भी घर का काम नहीं करती। उस बात को मैंने इट इज ओके, उनकी उम्र हो गई है करके छोड़ देती हूँ, लेकिन उनकी बेटी मुझे हमेशा ताने देती है, काम समझाती है। ऐसा क्यों, ये बताएं दीदी, क्योंकि उसके इस हरकत से मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। वो क्या चाहती होगी ये बताइए। सॉरी दीदी, थोड़ा कमेंट बड़ा हो गया। देखो, वो एक तो वो पूर्वाग्रह जो शब्द होता है ना, कि पहले से पहले ही हमने सोच रखा है ऐसा, एक तो वो उससे ग्रस्त है आपकी नंद। ठीक है, तो वो जो भी आप कर रही हो वो उसको उल्टा ही ले रही है। और दूसरा, एक टॉक्सिसिटी भी होती है। सिंपल सी बात है, आपका और आपके सास ससुर का बढ़िया जम रहा है, कहीं ना कहीं उसको अपना शेयर, अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वो बीच में तिल्ली डालने की कोशिश कर रही है ना। फर्ज यहाँ पर आपकी सास का था क्लियर करने का कि भाई वो ये कह ही नहीं रही, तो क्यों फालतू बोल रही है। ठीक, लेकिन अब जब वो इतना फालतू बोल रही है और सास कुछ नहीं बोल रही, तो मेरे हिसाब से तो आपको भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए। और सास तब बोले तो कि मम्मी, जब ये इतना सुना रही थी, जब आप नहीं बोली, तो अब आप शांत रहो, क्योंकि मेरे सुनने की भी एक सीमा है। ठीक है ना। तो और ज्यादा कुछ नहीं बोलना, सीधे जब वो इतना कुछ बोल रही हो ना, आप सीधे बस इतना बोल दो हाथ दिखा के कि बहन शांत हो जाओ, सुन तो लो, समझ तो लो क्या बात हो रही है, या जब स्टार्ट हो जाती हो, बस इतना बोल के और वहां से निकल लो कि मम्मी, आपको मैंने जो बोला आपको समझ में आ गई होगी, दीदी को तो समझ में आई नहीं, वो कुछ और ही समझ रही है। और वहां से निकल लो, बजाय उसका उगला हुआ जहर अपने ऊपर लेने के। नेक्स्ट, हेलो मैम, आई एम अ प्राइवेट टीचर। मैं अपना घर का सारा काम खुद ही करती हूँ, मुझे कुछ ऑनलाइन काम भी करना है। प्लीज आप जो हॉल वीडियो बनाती हैं उसके बारे में बता दीजिए, कैसे स्टार्ट कर सकती हैं। देखो, जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता पर मैंने स्पेशली इसके ऊपर हॉल वीडियो से पैसे कैसे कमाए वीडियो बना रखी है, और शायद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर रखा है, तो आप उसमें देख लेना, पूरी डिटेलिंग दे रखी है कैसे कैसे काम शुरू होना है और कैसे होता है। सुनीता दी, आपसे मिलना चाहती हूँ, कैसे मिलूं आप बताओ प्लीज। देखो, कोई भी ऐसे तो मिला नहीं मुझसे प्लान करके, सब देव योग से ही मिले हैं, तो आप भी ऐसे ही मिल जाओगे किसी दिन अगर हमारा मिलना लिखा होगा तो। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं वही हूँ जिसके हस्बैंड की डेथ शादी के 4 साल बाद हो गई थी। तो आपने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, तो गुस्सा नहीं करना, बट दी उन्होंने सपोर्ट करा होता तो मेरे गवर्नमेंट जॉब लग जाती। और सास ससुर सिर्फ सेवा के पर्पज से आना चाहते हैं। मेरे ससुराल और पीहर दोनों की फाइनेंशियल लेवल बहुत अच्छा रहा है, फिर भी मैंने ऐसे दिन निकाले। मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन हस्बैंड, बस अब तो दोनों बच्चों की माँ जिंदा है, बच्चे भी अपना नहीं मानते। ससुराल वालों को प्लीज दी बताइएगा जरूर, बहुत कम एज में मैंने बहुत कुछ देखा है, अपनी छोटी बहन समझकर बताइए, क्या सच में उनको अपना लेना चाहिए। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, अभी स्कूल ज्वाइन की हूँ, तो आप जो बोलोगे कर लूंगी। देखो, अगर बच्चे भी उनसे कटे हुए हैं, मुझे अपना जवाब याद आ गया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, मैंने कहा था कि जितना टाइम आपने अकेले निकाल लिया वो निकाल लिया, लेकिन अब अगर वापस परिवार जुड़ रहा है, भले हल्के से धागे से ही, तो उसे जोड़ लो। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों के मन में भी बहुत ज्यादा जहर है, उनके प्रति गुस्सा है ना, उनको अपना टाइम याद है और वो नहीं चाहते जुड़ना, इधर आप भी नहीं चाहते, तो आपके परिवार में जो 3 जन है, तीनों की मर्जी नहीं है, फिर आप सीधे मना कर दो। फिर आप इस झंझावत में पड़ो ही मत कि मैं करूं या नहीं करूं। मैं हमेशा कहती हूँ, दिमाग को अगर 2 ऑप्शन दोगे तो वो दोनों तरफ सोचेगा, अगर एक ऑप्शन दोगे तो वो उसी तरफ सोचेगा।
तो जब आपकी तीनों की राय ये है कि हमें नहीं जुड़ना, तो जस्ट से नो। और रीजन सिर्फ यही कि भाई जब हमें जरूरत थी कोई नहीं था, अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि किसी की भी कोई भी मदद कर दे या फिर उसे अपने साथ रखें। अब हम संभल गए बस। नेक्स्ट, हाय दी, थैंक यू फॉर योर आंसरिंग में। ऐसे तो मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इनका एक बुरी आदत है कि ड्रिंक करना एक दिन छोड़कर एक दिन ड्रिंक कर लेते हैं। कल तो हद ही हो गई, मैंने आज ड्रिंक करूंगा करके बोल दिया मेरे को कि मैं बच्चों को लेकर नीचे गई 1 घंटे के लिए, आने के बाद नहीं पिया था, फोन देख रहे थे, इसलिए मेरे को गुस्सा आया। मत करो, आपको हेल्थ खराब हो जाएगा। एक वीक में 4 बार पीते हो, 3 दिन नहीं पीते। जो ऐसा करके मैं बोला उनको, फिर ऐसा बात हो गई। फिर बाद में मैंने उनको बोला कि मेरे लिए 1-2 दे दो, मैं भी पीऊंगी। बोलने के बाद उन्होंने गुस्सा होकर कूलर वगैरह, फिर बाद में बच्चे को लेकर बाहर गए, आकर खाना वगैरह खाकर सो गए। मैं कल से उनके साथ बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहिए? और ऐसे तो वह बहुत अच्छे हैं, ये बुरी आदत है ड्रिंक करना, बस और कुछ नहीं। जब तक आपका आंसर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बात करूंगी, जरूरत के हिसाब से बात करूंगी बस। हाँ, तो उनको एक झटका लगा है बहुत कैड़ा वाला, जब आपने कहा कि एक मेरे लिए भी बनाओ। अब मतलब एक पॉज मोड में चलो, क्योंकि आपकी गलती नहीं है तो फालतू झुकने की जरूरत नहीं है। फालतू माफी वाफी मांगने जाओगे तो वो सब जो आपने हिम्मत दिखाई है वो सब बेकार हो जाएगा। नॉर्मल रहो, खाना पीना देते रहो, सब कुछ है। कुछ दिन बाद सामान्य होंगी चीजें, जब बात करेंगे अगेन फिर बात करना, यही बात होगी कि जब मेरे कहने भर से तुम्हें इतना बुरा लगा तो तुम तो पी के आते हो, तो सोचो मेरे को कितना बुरा लगता होगा। और रही बात यह है कि जी मैं ये अब तुम बना के नहीं दोगे तो क्या मैं पी नहीं सकती? लेकिन अगर बच्चों के फ्यूचर की तुम्हें चिंता नहीं है तो फिर मैं भी नहीं करूं। फिर सोच के देखो क्या होएगा घर का। एक बार इस तरीके से भी बात करके देखो। लेकिन ये वही है जो मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पहले बताया था कि रबड़ की तरह खींचो, कितनी खिंच रही है, और जब लगे कि टूट जाएगी वहां वापस रिलीज कर दो। तो आपको बात करनी है, लेकिन एक मतलब देखते हुए कि कहाँ तक बात जा सकती है नॉर्मल, और जब लगे बात बिगड़ जाएगी वहां पर आप छोड़ दो अपनी बात। तो कोशिश करते रहो छुड़वाने की, लेकिन ये नहीं कि अब तो मैंने कह दिया आप कैसे होएगा। जिद पे मत अड़ना बिल्कुल भी। बस उनको आपको समझाने के तरीके हैं तो आप बदल रही है, ये तो नहीं आप सही में पीने बैठ जाओगी। लेकिन एक बात है कहने की कि भाई सोच के ही बुरा लग रहा है ना मैं पीने लगूं तो ऐसे करके अपने पति को सही राह पे लाने की कोशिश करते रहो। नेक्स्ट, हाय दी, आपसे ये पूछना था भांजू क्लास का 1 ईयर्स का फीस कितना लगता है? देखो उसमें अलग अलग कोर्स हैं, जिस वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया था उसमें उसका लिंक है, तो आप उस लिंक पे जाके उनका फी प्लान देख सकते हो आराम से। अलग अलग है उसमें कोर्स। नेक्स्ट, हम सबसे अच्छे से बात करते हैं, बेवजह बुरा बर्ताव नहीं करते, तो लोग हमें ग्रांटेड क्यों लेते हैं? क्या आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ? क्या करें कि ऐसा ना हो? मेरे साथ मेरी अभी तक की 60% जिंदगी में ऐसा ही हुआ कि लोग मुझे ग्रांटेड ले रहे हैं, हम सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं इसलिए लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, है ना? तो बदले में अब मैं ऐसी हूँ, पिछले कहना चाहिए 15-1 साल से, कि अभी मेरे को मैं मतलब किसी को सुनती हूँ ना सॉफ्ट स्पोकन बोलते हुए, जो मेन प्री प्राइमरी या प्राइमरी की जो टीचर्स होती हैं इन प्राइवेट स्कूल से, जैसे मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो उनसे या अपने बच्चों के सहपाठी जो हैं उनकी मम्मी से कभी बात होती है, वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन होती हैं सब। तो उनको देख के, या मेरे अपने हस्बैंड इतने सॉफ्ट स्पोकन है, किसी से भी बात करेंगे इतने अच्छे से बात करते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे अभी वो बेंच मार्क है कि मुझे वहां तक जाना की इच्छा है, लेकिन फिर मुझे समझ में आता है कि मैंने जानबूझ के ये चूज करा है। मैं रफ ही बोलती हूँ, जैसा मैं अब बोल रही हूँ ना मैं ऐसे ही बोलूंगी, और शायद प्रैक्टिकल में जब आमने सामने बात होती है तो मैं इससे भी ज्यादा रफ बोलती हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि यही सही है। जब भी आराम से बात करो ना, किसी को ज्यादा मतलब एक होता है ना कि जो आपके ज्यादा इज्जत डिजर्व नहीं करता तो आप दे दो ना, तो वो अक्सर सिर पर चढ़ जाता है, और फिर बदले में पता लगा आपको आता है नहीं किसी के साथ कैड़ा बोलना, और आपकी बैंड बजा के हर दूसरा आदमी चला गया। या तो दोनों टैलेंट होने चाहिए कि आप सॉफ्ट स्पोकन बनना चाह रहे हैं तो आप सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन जैसे ही लगा कि कोई सिर से ऊपर जा रहा है तो आप उसको बढ़िया मुंह तोड़ जवाब भी दे सको। मुश्किल उनको होती है जो बोलते ही आराम से हैं, सबसे अच्छे से हैं, और अगर कोई उनके साथ बदतमीजी बिगड़ जाए तो उनसे जवाब ही नहीं बन रहा।
अभी मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं आराम से जब बात करना चाह रही हूँ तो ठीक है, मतलब मैं ऐसे बिल्कुल ही कोकिल वाणी नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं आराम से बात कर रही हूँ तो मैं प्यार से बात कर लूंगी, जैसे आप लोग यहाँ पे कहते हो कि आप बड़े प्यार से समझाते हो एंड ऑल दैट, वो वाला। लेकिन अगर किसी ने मेरे को पेंच लगाए या मेरे साथ कोई उल्टी बात करी ना, तो फिर मैं 1 मिनट में स्विच कर सकती हूँ कि भाई मैं उसकी बैंड लगा दूं, है ना। तो ये चीज होती है, आपके अंदर दोनों तरीके से बात करने को होना चाहिए, तो आप सॉफ्ट स्पोकन भी रहोगे, प्लस अब आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगा कि आपकी बेइज्जती कर दी या कुछ कर दी। आप एक बात बताओ, एक हाउसवाइफ होती है, वह एक माँ, एक बहू, एक वाइफ, एक लेडी होती है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए जैसे वैसे की उसकी लाइफ स्मूथ रहे। देखो आपने सबके नाम गिनवा दिए, एक हाउस वाइफ, माँ, बहू, वाइफ, लेडी, है ना। अब वो जो शादी से पहले उसका नाम था ना, जो उसकी पर्सनैलिटी थी, बस ये देखो कि सबके साथ करते करते उसको वो बिल्कुल खो ना दे, मॉडिफाइड हो जाए, चेंज हो जाए, जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, काम करने का तरीका बदल जाता है, शरीर में बदलाव आते हैं, संतानें हो जाती हैं अपनी, तो उनके साथ ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। वो सब आप पहले वाले रह नहीं सकते, लेकिन उस पहले वाले को कभी बिल्कुल ख़त्म मत होने दो। बस हमेशा ये बात याद रखो, तो आपकी लाइफ भी स्मूथ रहेगी और रिलेशन भी आपके सही चलेंगे। मतलब हमें चेंज होना है, बट चेंज होना है फॉर बेटरमेंट। अपने आप को कुचल के दूसरा नहीं बनाना है, बस इतना ध्यान रखो। बाकी कोई क्राइटेरिया, कोई किताब नहीं है नियमों की जिसको पढ़ के हम एक परफेक्ट जैसा मुझे लगता है कुछ होता ही नहीं, कमियां होती हैं सब में। बस चीज़ों को मैनेज करना है कि सबके साथ साथ हम भी साथ चल लें, हम ही ना पीछे छूट जाएं बाकी सबका करते करते। नेक्स्ट, hello ma'am, I just wanted to share my husband got a very good opportunity and he took the opportunity in Dahej, near around 80 to 90 kilometer away from Ahmedabad. So he said that we will try for KV transfer for our daughter in Ahmedabad. If she gets seat there, then we all will shift to Ahmedabad and I will start my classes there and convert my students online from offline. We have submitted the application in school, now waiting for reply from school. चलो जी, हो सकता है, मुझे तो ये लगता है जहाँ की दाल रोटी लिखी होती है दाना पानी लिखा होता है, इंसान वहाँ पहुँच जाता है। तो मे भी आपकी लाइफ पे टर्निंग पॉइंट हो। लेट्स वेट एंड वॉच। दीदी, जब आरोही आराध्या छोटी थी उस टाइम पर भी क्या पूजा और एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल पाती थी? मेरी बेटी 10 महीने की है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ एक्सरसाइज का टाइम नहीं निकल पाता। प्लीज़ बताइए मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करूँ। देखो, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, है ना। अब आप कह रहे हो ना उस टाइम पे, भाई ये या तो ये कह लो कि जॉइंट फैमिली में थी, मेरी जिम्मेदारियां अलग थी, कुकिंग किचन विचन, मतलब ये था, वो मेरा घर ही नहीं था, वो मेरी सास का घर था, है ना। तो मैं बस अपने बच्चों की माँ थी, तो भाई मेरे लिए मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी थे, और सेकंड नंबर पर मैं खुद, क्योंकि जब मेरी किसी को नहीं पड़ी तो मेरे को भी किसी की नहीं पड़ी, मेरा फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर थे, है ना। तो बाद में ये है कि बहू पत्नी ये सब चीज़ें वो बाद की बात है, मैं अपने बच्चों की माँ हूँ और मैं हूँ पहले, तो इन दो का मैं ध्यान पहले रखती थी। उसके बाद जो काम हो रहे हैं ठीक है, बाकी मैंने मेड लगाई हुई थी पूरे दिन के लिए, सुबह से लेकर रात तक के लिए उस टाइम, ठीक। तो मैंने तो एक्सरसाइज जब 6 महीने के हुए थे ना मेरे बच्चे, मतलब मैं तो 3 महीने बाद ही चली गई थी जहाँ पे पास के पार्क में योगा होता था, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर सिजेरियन हुआ तो आप 6 महीने से पहले मत करो। तो जब 6 महीने के मेरे बच्चे हुए तभी मैंने अपनी बॉडी को वापस शेप में लाने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। और जब वो 1 साल की हुई थी तो मैंने प्रॉपर डाइट वाइट लेनी शुरू कर दी थी, ताकि ख़त्म, मतलब पेट की तरफ से बिल्कुल भी बढ़े ना पेट। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर आप बिल्कुल मन में ठान लें कि आपको अपनी बॉडी फिट रखनी है और ये फला एक्सरसाइज या ये डांस या ये चीज़ खाना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप कर लोगे। कहीं ना कहीं आप खुद को सेकंड प्रायोरिटी पर रख लो, इसलिए टाइम नहीं निकल पा रहा। जो चीज़ ज़रूरी आपको सच में लगेगी ना, आप उसके लिए टाइम मैनेज कर लोगे, मुझे यही लगता है, चाहे आप कितने भी बिजी हों। बस नेक्स्ट, हाय दी, मेरी बेटी 4 साल 6 मंथ की है, वो खाना नहीं खाती है, उसका वेट बहुत कम है, उसको बड़े डॉक्टर्स को भी दिखाया। दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ कोई सजेशन बताएं। देखो, अगर 4 ईयर्स 6 मंथ की है और खाना नहीं खाती, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये तो प्रॉब्लम मतलब सीवियर है। इतना बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा होता है टोडलर, वो अलग चीज़ है, लेकिन 4 साल का बच्चा जब हो जाता है तो इतनी एनर्जी उसकी बॉडी को चाहिए होती है। वो ये है कि 10 में से
अगर रेयर केस भी है तो 2-3 चीज़ें खा रहा होगा, लेकिन खाएगा। तो आप ये देखो कि उसकी पसंद का क्या है, क्या वो अपनी पसंद की चीज़ें भी खाती है, नहीं खाती है। और अगर वो उसकी कोई पसंद की चीज़ है तो आप उसको वो ही खिलाओ, लेकिन कुछ तो खाए, वो वाली चीज़ है। और बाकी इसमें सही हेल्प आपकी डॉक्टर अगर नहीं कर पा रहे तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, अकेले में नहीं खाते, माँ बाप के साथ नहीं खाते, लेकिन वो अपने साथ के बच्चों के साथ बहुत खा लेते हैं। तो जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर मील उनको वहीं मिलता था, तो वहाँ पर प्रॉपर फ्रूट्स का ना बाउल अपना आता था, तो वो मैम मेक श्योर करती थी कि बच्चा ख़त्म करे। ऐसे ही मैम मेक श्योर करती थी कि लंच बॉक्स बच्चे ख़त्म करें। जब घर से ले जाना शुरू हुआ, मतलब अर्ली स्टेज में 2-3 साल खाना वहीं पे मिलता था, तब तक तो वहीं की वो है। और फिर हम जो बना के भेज रहे हैं यूकेजी फर्स्ट तक भी समझ लो, मैम देखती थी, प्रॉपर चेक होते थे टिफ़िन कि ख़त्म हुआ नहीं हुआ। तो एक संभावना है कि जब वो स्कूल जाने लगेगी अपने साथ के बच्चों में शायद वो खाने लगे, कजिन्स वगैरह हों उनके साथ, मतलब होता है ये कई बार, बच्चा बच्चों के साथ बहुत जल्दी खा लेता है। तो आप ये ट्राई कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, नहीं तो ये अपने आप में एक अलग सी समस्या है कि इतना बड़ा बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा। नेक्स्ट, यू आर लुकिंग सो नाइस एंड क्यूट ईयरिंग, बहुत सुंदर है, ऑनलाइन शॉपिंग है तो लिंक भेजना दी ईयरिंग्स का। ईयरिंग तो मैंने शायद वो है, मैं वहाँ गई थी पार्क में, डायनासोर पार्क में, वहाँ दिखाए तो थे, मैं वहीं से तो लाई थी 50-50 रुपए के। नमस्ते दी, मेरे हस्बैंड शॉर्ट टेम्पर हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। अगर उनसे किसी की बहस होती है तो वो चाहते हैं मैं हमेशा उनकी तरह ही सामने वाले को ट्रीट करूं, चाहे सामने वाला सही ही हो या कोई भी फैमिली मेम्बर हो। अगर मैं उन्हें समझाती भी हूँ तो मुझसे ही नाराज़ हो जाते हैं, खाना भी नहीं खाते कई दिनों तक और एब्यूज़ बिहेव करते हैं। वैसे नॉर्मली अच्छे से रहते हैं बट वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं सही हूँ। ऐसे हस्बैंड को कैसे ट्रीट करें दी? देखो, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो बीइंग अ वाइफ आपको उन्हें करेक्ट करते रहना पड़ेगा। तो यही बोलो कि अब आप नाराज़ हो जाओगे, खाना नहीं खाओगे, मुझसे बात नहीं करोगे, लेकिन बात यही है। बस कम शब्दों में बताओ उनकी गलती, क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता नहीं है, लेकिन ये बता दो एक लाइन में कि गलत आप हो यहाँ पर, दैट्स इट। उसके बाद फिर निकल जाओ सिचुएशन से। बहुत ज़्यादा मत सुनाओ उनको, लेकिन बता दो, क्योंकि अगर गलत को गलत और सही को सही हम नहीं बताएंगे, माँ बाप भी नहीं सिखा पाए, तो वो सीखेंगे कैसे? ऐसे तो वो जीवन में अपने गलतियाँ करने लगेंगे और कई अच्छे रिश्ते खो बैठेंगे। नेक्स्ट, हेलो दी, हम क्यों टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं? ऐसे लोग जो मतलब निकाल लेते हैं फिर आंख दिखाते हैं। मैं लोगों की हेल्प कर देती हूँ, फिर भी वही उन लोगों से बहुत ब्लंटली सुनने को मिलता है, हमने थोड़ी कहा था मदद करो। अब तो मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं जब तक कोई खुद से ना कहे हेल्प नहीं करती। बट फिर लोग मुझे एटीट्यूड वाली बोलते हैं, बात नहीं करते। ऐसा क्या करें कि लोग बिना मतलब के सिर्फ कनेक्शन के लिए ही हमारे पास आएँ? देखो, पहली चीज़, जब तक आप अपना सबक सीख नहीं लेते ना, ज़िंदगी आपको सिखाती रहती है। तो टॉक्सिक लोगों से या मतलब निकाल लेने वाले लोगों से आप अपना बचाव कैसे करें? जब तक आपने ये नहीं सीख लिया, आपके लाइफ में ऐसे लोग आते रहे। अब आपने सीख लिया कि जब तक कोई अपने खुद हाथ से नहीं कहेगा कि भाई मेरी हेल्प कर दो, तब तक मैं हेल्प नहीं करूँगी। एक सबक आपने ये ले लिया, तो अब आपके लाइफ में ऐसे लोग आने और देखना ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी क्या हो रही है कि आपका क्या है कि ऐसा क्या करें कि लोग बिना मतलब सिर्फ कनेक्शन के लिए हमारे पास आएँ? तो देखो, जो ऐसे कनेक्शन होते हैं ना जेन्युइन, वो जो सच्चा प्यार एंड ऑल दैट जो पिक्चरों में दिखाते हैं, वो इस तरीके के होते हैं। जिससे बनना होता है ना, ऑटोमेटिक बनेगा, ढूंढो मत फोर्सफुली। और ऐसे आपको 100-50 लोग नहीं चाहिए। अगर आपकी लाइफ में 2 या 1 बंदा भी ऐसा है ना जिससे आपका नॉर्मल कनेक्शन है, जेन्युइन कनेक्शन है, और इधर उधर की छोटी मोटी बातें होने के बावजूद भी वो कनेक्शन रॉक सॉलिड है, तो आप लकी हो। और एक ही आदमी, एक ही इंसान अगर एक लाइफ में है ना, तो भी काफ़ी है। तो अगर 2-4 भी मिल गए तो आप मोर देन लकी हो गए। दूसरी चीज़ आपकी प्रॉब्लम कि जब आप नहीं अब सामने से हेल्प कर रही हैं तो लोग आपको एटीट्यूड वाले बोल रहे हैं। बोलने दो, आ गया ना हम में एटीट्यूड, अब हमारी समझ उनको एटीट्यूड लग रही है तो लेट देम बी, उससे बिल्कुल भी वो मत हो अफेक्ट। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ गाइड की ट्रांसफ़र नहीं हो रही है एंड मैं सिंगल सब्जेक्ट टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल, लास्ट ईयर CCL ले चुकी हूँ ड्यू टू पर्सनल रीज़न, बिल्कुल वहाँ नहीं जाना चाहती, क्या जॉब छोड़ दूँ फॉर मेंटल पीस? देखो, मैं तो कभी राय देती नहीं किसी को भी जॉब छोड़ने की। क्या गारंटी है कि जब आप जॉब छोड़ दोगी दूसरी जगह लोगी वहाँ कोई इशू नहीं आएगा, या फिर जब आप जॉब छोड़ दोगी तो घर में रहोगी, घर में रह के कोई कलेश नहीं होगा? तो
तो मैं तो हमेशा यही मोटिवेट करती हूँ कि प्रॉब्लम से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको फेस करो, ठीक है। CCL वगैरह आप कुछ मत लो, मैं तो यही कहूँगी जाओ काम करना शुरू करो, प्रॉब्लम्स हैं एक एक करके डील करो। नौकरी छोड़ना मेरे हिसाब से कभी कोई ऑप्शन नहीं होता, बट आप झेल रही हो, आपको पता है कि एग्जैक्टली आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपका मेंटल पीस इस हद तक डैमेज हो रहा है कि उसके बदले तो आप नौकरी, तनख्वाह, ये सब दांव पे लगा सकती हो तो लगाओ, है ना। लेकिन अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखा के कर सकते हो डील तो करने की ही कोशिश करो, क्योंकि लाइफ अनप्रडिक्टेबल है। एक जगह हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, हम वहाँ से भाग के दूसरी जगह चले गए, ये सॉल्यूशन कभी भी काम नहीं करता। नेक्स्ट, हाय मैडम, थैंक यू फॉर योर सजेशन। मेरी लाइफ बदल गई है आपकी वजह से, आपके व्लॉग देखने की वजह से। आप बोलते हो ना तरीके से काम करने के लिए, वह मैंने स्टार्ट किया है। आपका 4 साल पुराना वीडियो देखकर बहुत सीखने को मिला, थैंक यू। आप बोलते हो तरीके से काम करो, स्लो करना है पर काम तरीके से करना है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चलो जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर। नेक्स्ट, मैम अभी देवर की शादी हुई है, सास ने मेरा रूम एंड मेरा गोल्ड देवरानी को दे दिया, थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है। अभी ड्रिंकर हैं, लास्ट ईयर मेरे जेट ड्रिंक की वजह से एक्सपायर हो गए, तब से मैं प्रैक्टिकल सोच रही हूँ, क्या मुझे अपनी सेफ्टी के लिए इन लॉज के पास शिफ्ट हो जाना चाहिए क्या? मतलब अभी आप कहाँ रह रही हो ये नहीं समझ में आया इसमें। लेकिन आपका रूम, आपका गोल्ड देवरानी को जो दे दिया, ये बेहद गलत डिसीजन, बेहद गलत। बाकी इतना वो मत करो। सबसे बढ़िया जो मुझे जितना समझ में आया आपका क्वेश्चन, अगर आप वो नहीं हो ना वर्किंग, अभी बेस्ट होता है कि हम अपने पैसे कमा रहे हो। अगर आप अपने पैसे कमाते हो ना, आपको बहुत कम लगता है फिर डर कहीं से निकाल देने का, फ्यूचर का, हर चीज़ का। आपको भाई पैसा, मैं कहती हूँ भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो ये सब सोचने के बजाय कि क्या करूं, इनके पास शिफ्ट हो जाऊं या कुछ और, या मेरे पति अगर ड्रिंक करके कुछ हो गया या क्यों कर रहे हैं, आप ये सोचो कि आप बाहर निकल के नौकरी कर सकती हो तो कैसे करोगी, कौन सी करोगी, और करो। अपना दिमाग उस तरफ लगाने की सोचो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी ना तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। गोल्ड है, देवरानी को दे दिया। अगर आपको पहनने का शौक़ है, अब तो इतना महंगा गोल्ड हो गया, सिर्फ पहनने का शौक़ है तो लो। बाकी जब अगर आपके घर वालों की अकल ठिकाने पर होगी तो वो जब बांटेंगे तब आधा आधा कर देंगे, नहीं मिला तो फिर वो कलेश शुरू हो जाएगा। तो अपने आप आगे की ये देखो, गृहस्थी कैसे चलानी है, बच्चे कैसे पालने हैं। नेक्स्ट, हेलो मैम, आपसे 2 बार क्वेश्चन किए जिनके बहुत अच्छे और सेटिस्फाइंग आंसर दिए आपने, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, प्लीज़ बताइए बच्चों को जंक और पैकेट फूड खाने से कैसे रोकूं? घर में बहुत कुछ बनाती हूँ पर बच्चों का मन तो बस बाहर के खाने में ही रहता है, कैसे बच्चों को रोकूं? देखो, अगर बच्चा खुद जाके नहीं ला सकता तो उन्हें रोकना चुटकियों का काम है, लाओ मत घर में। या फिर सिंपल है, महीने में दिन बांध दो, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, या अगर डेली खाने वाले हैं तो 10 दिन में एक बार। बच्चे से खुद बोल दो कि भाई आज 1 से लेकर 10 तक तुम्हें एक बार मिलेगा, चाहे 1 में खा लो चाहे 10 में खा लो। ये काम करता है। मेरे साथ के भी एक टीचर मिली, वो मुझे याद भी नहीं था, मैंने शायद पहले भी शेयर करा, वो मुझे बहुत थैंक यू बोल रही थी अब कि दीदी तुमने ना, मतलब मैडम आपने फास्ट फूड का तो मेरी लड़की का बिल्कुल इलाज बना दिया। मुझसे ज़्यादा वो याद रहती है कि हाँ मेरे को मई में एक बार मैगी खानी है तो मैंने अब खा ली। ये चीज़ करके देखो, काम करती है। नेक्स्ट, दीदी मैं 6 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर ने बहुत कॉम्प्लिकेशन बताई हैं, कार्बोनेट यूट्रस है, फाइब्रॉइड भी हैं 2 यूट्रस में, बार बार ब्लीडिंग भी हो रही है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जॉब भी नहीं कर सकती, डॉक्टर ने मना कर दिया, कंप्लीट बेड रेस्ट पर हूँ, मदर नहीं है, पापा के पास हूँ मैं अभी मैके में, वो ही कर रहे हैं सब मेरा, इन लॉ सपोर्टिव नहीं है, हस्बैंड अच्छे हैं बट मॉर्निंग 8 बजे निकलते हैं, रात को 9:30 आते हैं, कैसे सर्वाइव करूँ मैं इस सब में? ससुराल जाना पड़ा तो कैसे मैनेज करूँगी? मत जाओ ससुराल अभी जब इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। चुपचाप जहाँ पे आपका सही समय कट रहा है वहाँ पे अपना समय काट लो, इस टाइम यही सही है। नेक्स्ट, मैम आई कांट मेक कंटेंट क्रिएशन बिकॉज पॉसिबल नहीं है, एनी अदर सजेशन? आप सिंपल गूगल पे मेटा AI पे सर्च करो कि आप घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो, और साथ में अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल भी बता देना। आपको ढेरों ऑप्शन ना वो बोल के बता देगी, उसमें से आप चुन सकते हो कि कौन सा आपको सूटेबल लगता है। नेक्स्ट,
हाय दी, कैसे हो आप? ऐसे तो बहुत सवालों के जवाब मिल जाता है। आज के सवाल मेरे 5 साल के बेटे के लिए है। वो बहुत जल्दी है और ज़िद्दी होगा और उससे कुछ अपनी मर्ज़ी का करना होता है तो उसने सुनना पसंद नहीं। बाय नेचर वो अपने फादर और अंकल की तरह, हस्बैंड हमेशा उसी की साइड लेते हैं, लेकिन उसे कैसे सिखाऊं कि हर चीज़ अच्छी नहीं होती। हमारे लिए लड़के के नाम पर स्पेशल ट्रीटमेंट जो दी जाती है उस लड़के को बिगाड़ते हैं। उसे मैं झेले ना झेले पार्टनर को झेलना पड़ता है। मैं अपने बच्चों को अपने हंस के तरह नहीं बनाना चाहती, हस्बैंड की तरह। खुद को कैसे समझाऊं? आप अपने बच्चे से ना, रात को जब सोता है, सुबह उठता है, ऐसा नहीं है कि आपका और उसके बीच में कभी कोई टाइम नहीं होता होगा। आप उससे अपना बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग करो, उसके साथ बातें करा करो, इतना वो कि जितना उसे पब्लिकली और जगह से मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा वो आपसे इन्फ्लुएंस हो। यही एकमात्र तरीका होता है परवरिश के चक्कर को तोड़ने का, वरना जो परिपाटी चली आ रही है ख़ानदान में, अगले बच्चे वैसे ही होते हैं। तो एक माँ अपने बच्चे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करके उसको चेंज कर सकती है। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, मुझे आपके वीडियो और सजेशन बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मुझे आपसे सेसा ऑयल के लिए सजेशन चाहिए। ये ऑयल क्या मैं अपनी बेटी और अपने लिए यूज़ कर सकती हूँ? हाँ जी। नेक्स्ट, हेलो दी, आप हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करते हो। 1 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। मैं 39 ईयर्स की हूँ। गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुकी हूँ। जब दोबारा जॉब मिल जाएगी तब आपसे इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी। मेरी बेटियाँ अब डिप्रेशन से ठीक हो चुकी हैं। बस यही चाहती हूँ अपने बच्चों को समझदार और स्ट्रॉन्ग बना दूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी अपडेट सुन के। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन दी, जब आप इस एपिसोड के कमेंट के रिप्लाई करने बैठेंगी तो वो 200 एपिसोड होगा। सक्सेसफुल जर्नी। भले सब्सक्राइबर मिलियंस में ना हो, बट हमारा आपके लिए प्यार मिलियंस में है। हाँ, मैंने जिक्र किया था इसीलिए सुबह शुरू में। नेक्स्ट, मैम, मेरे हस्बैंड कहीं पर भी गाली देना शुरू कर देते हैं, डांटने लगते हैं। इस आदत से परेशान हो चुकी हूँ और भी रीज़न है, मेरी 2 बेटियाँ हैं। मैं फ्यूचर में अलग होने की सोच रही हूँ। अभी पूरे पेन से मुझे देते हैं, पैसे होगा। मैं नहीं चाहती उन्हें बुढ़ापे में पैसों की दिक्कत हो और अपनी बेटियों के लिए भी कमी हो। तो मैं क्या करूँ? तो उन पैसों को आप इन्वेस्ट करो। खाली पैसे बचाने से नहीं मतलब आपका आर्थिक स्तर सुधरता। आपको ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जहाँ पर वो बढ़ें, है ना। तो SIP है या गोल्ड लोन है, FD में कोई ख़ास बढ़त नहीं होती, है ना। तो किसी ऐसी चीज़ में आपको इन्वेस्ट करने हैं जहाँ पर आपके पैसे थोड़े से मल्टीप्लाई हों, ताकि मतलब महंगाई बढ़ती है ना, उस हिसाब से थोड़ा सा हमें इन्वेस्ट करके चलो। और 50-30-20 वाला करो। जितनी भी आपके हस्बैंड की इनकम है उसका 20% आप सोच के चलो कि मेरे को करना है, सेव भी और उसके बाद इन्वेस्ट भी। नेक्स्ट, दी, मुझे मेरी सास ने अलग कर दिया। हम दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट हो गए। मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। हम अपना सारा खर्चा खुद उठाते हैं और सास अपनी पेंशन से बड़े जेट पर खर्च करती है, ऑलमोस्ट सारा खर्चा, क्योंकि वो कमाते नहीं हैं। अब बड़ी जेठानी सास को खाना भी नहीं देती है, हाथ भी उठा दिया। और अभी मेरी 70+ सास को टाइफाइड हो गया, तो मैंने 3 टाइम खाना बनाकर उनकी पसंद का जो बोलती थी देती हूँ। मेरे हस्बैंड कंटिन्यू उनकी केयर करते हैं, दवाई देने से लेकर गोद में बिठाकर खिलाने तक। बट जब सास की बहन ने फ़ोन किया तो सास ने सिर्फ बड़े बेटे का नाम लिया। मैं वहीं बैठी थी और कहा बड़ी बहू ही खाना देती है, जबकि हस्बैंड उस टाइम उनको खाना खिला रहे थे एंड मैं पैर दबा रही थी, फिर भी नाम तक नहीं लिया। हमारा बहुत हर्ट हुआ। मैं प्रेगनेंसी में भी अपनी शरीर से बढ़कर दे रही हूँ सास के लिए। भगवान जाने इन बुढ़ियों का दिमाग कहाँ घुटनों में जा रहा है। फिर ये कहेंगे कि जी मैं ऐसे शब्द क्यों बोल रही हूँ, और फिर ये कहेंगे कि जी जो अपने मतलब प्रेगनेंसी में, और इनकी ना प्रेगनेंसी बहुत दिनों में हुई है, ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल है, और उसके बाद भी अगली कर रही है और एट ए टाइम कर रहे हैं। एक आदमी खाना खिला रहा, दूसरा पैर दबा रहा, और 70 साल की बुढ़िया जो पिट चुकी बड़ी बहू के हाथ से, जो उसे खाना नहीं दे रहे, जो उसका ध्यान नहीं रख रहे, सारी ज़िंदगी वो उन्हें पाल रही है, उसका अपनी बहन के लिए वो कर रही है कि वो दे रही है। बताओ क्या करे ऐसे बूढ़ों का, है ना। ये यहाँ आता है गुस्सा। तो ऐसे का ना, अगर आप देखो आपके साथ शुरू से ऐसी आपको पता है, अब आप अगर भगवान के चरणों में समर्पित करके अपने कर्मों को करना चाहो, करते रहो ऐसी का ऐसी काम, लेकिन पूछना ज़रूर उस 70 साल की देव आत्मा से कि भैया मतलब मम्मी मैं पैर दबा रही थी, या अम्मा जो भी कहते हो कि मतलब मैं पैर दबा रही थी, ये खाना खिला रहे हैं, आपने एक बार भी हमारा नाम क्यों नहीं लिया।
उनसे पूछना ज़रूर कि क्या कहती हैं, और मुझे भी बताना, मेरे को भी सुनना है। हद है यार। और इतना स्ट्रेस लो मत, क्योंकि जिन मौसी को बताया अपनी बहन को, वो क्या कलेक्टर लग रही हैं कहीं की? झूठ बोलने वाली एक बहन, दूसरी भी वैसी ही होगी, क्या पता। तो आप तो अपना देखो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। वही है ना कि ट्रॉफी अगर हमें मिल रही हो तो ये भी तो देखें, दे कौन रहा है। ऐसे बाबलों से ट्रॉफी लेके भी क्या ही करना है। हम तो इसलिए कर रहे हैं, ये सोच के मान के चलो कि बस एक अच्छा काम समझ के कि यार बूढ़ी है, माँ है, चलो कर देते हैं, है ना। ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि रिवर्स इनसे कुछ नहीं मिलना, देने वाला हमारे कर्मों का फल भगवान है। लेकिन जब ऐसा कोई सामने करता है ना, तो फिर सारा ज्ञान एक तरफ रह के गुस्सा आता है। नेक्स्ट, हेलो मैम, आई एम 43 ईयर ओल्ड वूमन। मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, बट समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने MA BEd कर रखा है, प्लीज़ गाइड, जॉब या बिजनेस। जब BEd कर रखा है तो टीचिंग में ही जाओगे। बिजनेस शुरू से स्टार्ट करना, कोई स्किल ऐसी हो तो कर सकते हो, फैमिली बिजनेस हो वो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो पहला ऑप्शन तो फिर जॉब का ही आता है। ये आप लोग कई बार इसमें पूछते हो ना कि क्या करूँ। देखो, ऐसे क्या करूँ मैं बताने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, और उनमें फर्जीवाड़े वाले भी बहुत मिलेंगे। ये हमें खुद देखना होता है कि हमारी स्किल क्या है, उसको पहचानो कि ऐसा क्या काम है जो हम, मतलब जिसे हमें करने में मज़ा भी आ रहा है और जिससे हम थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। फिर जब वो स्किल समझ में आ जाएगी ना, फिर आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आप उसे फ़ोन में टाइप करो कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं इस तरीके से पैसे कैसे कमा सकती हूँ इस स्किल से। आप करके देखो, आपके पास आ जाएगी लिस्ट कामों की। तो ये किसी से पूछा मत करो कि मैं क्या करूँ। एक बच्चा क्या बनना चाहता है, वो फिर उसका जवाब खुद देता है ना। तो हाउस वाइफ की भी स्थिति यही है। अब उसे पैसे कमाने हैं, उसे ये पता है, कैसे कमाने ये नहीं पता, तो उसे कोई और बता नहीं सकता ढंग से। वो अपने आसपास देखे लोग बाकी के कैसे कमा रहे हैं, उनकी जो स्किल है क्या वो मेरे अंदर मैच हो रही है, या फिर अपने आप को ही टटोलो, अपनी स्किल ढूंढो, एंड देन फिर गूगल मेटा AI का सहारा लो बजाय इंसानों के। वो आपको बिल्कुल ज़्यादा और सटीक जानकारी देगा। नेक्स्ट, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मायके का जेवर मांगने पर अब पति मारने भी लग गए हैं, और जबकि सरकारी टीचर हैं। मेरे को मेरे मायके की सिटी से दूर कर दिया, और लोगों में कह रहे हैं मेरी वजह से अपनी फैमिली से दूर रह रहा हूँ। 90 किलोमीटर अप डाउन कर रही हूँ, अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ, उसके बाद भी मार खा रही हूँ। देखो, इतना बुरा हाल देख के ना आपके कई बार आ चुके क्वेश्चन, मेरे को तो फिर एंड में ये लगता है कि हम ऐसी शादी में क्यों हैं। आप भी यही सोचो, मतलब शादी हमने क्यों की है। उनमें से एक भी रीज़न आपका पूरा हो रहा है? सुधारा एक हद तक जा सकता है, लेकिन जो बिल्कुल ही बेकारी है मामला, वहाँ से तो मेरे ख्याल में फिर इतना बर्दाश्त करने की आपके पास कोई रीज़न है नहीं। तो आप इस शादी से निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट, दीदी जेट का फॉर्म भरे हैं दीदी, ये पूछना था कि क्या ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। 1 to 5 और 6 to 8 का फॉर्म भरे हैं दीदी, हम BEd किए हैं। ये भरे हैं लिखा होगा, वी आर हैं जो लिख रखा है, और जेट का नहीं होगा, शायद टेट का होगा, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो, या मैं गलत पढ़ रही हूँ। होता हो कोई जेट का एग्ज़ाम, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है करंट एग्ज़ाम की। इवन CTET भी जब दिया है ना, जब भी उसके बारे में मैंने जानकारी जुटाई थी। तो ये वाला जो है ना कि 1st to 5th और 6th to 8th का, अगर ये CTET की बात हो रही है या टेट की बात हो रही है, तो देखो ये दोनों एग्ज़ाम अलग अलग हैं और आपको देने होंगे अगर आपको 8th तक के लिए क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट, मैम सरकारी स्कूल में एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, कब तक एडमिशन कराए जा सकते हैं। मुझे अपने बेटे का 9th क्लास में एडमिशन कराना है, उसके आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो वह करेक्शन कराने में लेट हो रहा है। प्लीज़ आप बताइएगा एडमिशन कब तक हम करा सकते हैं। जिस स्कूल में एडमिशन कराना है ना, वहाँ जाके पूछो, क्योंकि मैं अपने की बात करूँ ना, हमारे यहाँ एडमिशन पूरे साल चलते रहते हैं, बंद ही नहीं होते। इतना बुरा रूल है। दिसंबर तक भी आके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए, 9 महीने हो जाते हैं सेशन शुरू हुए, तब भी लोग आते हैं कि भाई हमारा एडमिशन कर लो। और अगर हम नियम से जाएं ना तो हम मना नहीं कर सकते। हम समझा बुझा के उन्हें ये कह दें कि भाई 3 महीने अब तुम बिना नाम चढ़ाए बच्चा बैठा लो, अगली साल नई क्लास में जब नाम चढ़ाएंगे वो कर लें हम, तो बात अलग है। लेकिन हमारे यहाँ तो कभी बंद ही नहीं होते। बाकी नॉर्मली देखें तो 1 से 1.5 महीना होता है टाइम पीरियड सभी स्कूलों का।
आप जिस स्कूल में कराना चाहते हो वहाँ पर आप जाके पूछ लो कि हम कब तक करा सकते हैं, वो आपको एग्जैक्ट वो बताएंगे। हर स्कूल का अलग हिसाब है। नेक्स्ट, दी मैं सारे काम बोर्ड पर करवाती हूँ, बहुत उतारने में टाइम लगता है, देते हैं क्योंकि एक ही पीरियड है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं बचता कि मैं उनके कॉपीज़ भी चेक करूँ, उन्हें सिलेबस भी कराऊँ। इस वजह से वो बच्चे नेक्स्ट डे जब चेक करो वर्क कंप्लीट नहीं होता। मैं एक एक सम बोर्ड पे करवाती हूँ, लेकिन फिर भी उन बच्चों में कोई सुधार नहीं है। मैनेजमेंट इसके लिए मुझे जिम्मेदार कह रही है, प्लीज़ सजेस्ट। देखो, कई बार बच्चे इतने वैसे होते हैं पढ़ाई में कमज़ोर कि हम नहीं करा पाते और उस तय समय सीमा में नहीं करा पा रहे, है ना। तो आप ये करा सकते हो अगर आपके हक में हो तो, कि भाई अगर मेरी एक्सरसाइज में 50 सवाल हैं या 30 सवाल हैं, मैं उसमें से हर टाइप का थोड़े थोड़े करा दूँ, कम सवाल करा लूँ, एक एक सवाल कराने पे ना जाऊँ। इस तरीके से करके देख लो थोड़ा सा। या फिर वही है कि जो चैप्टर आपको लग रहा है कि इसको छोड़ा जा सकता है उसको छोड़ दो, फिर नहीं पूरा कराने का तो एक आएगा लांछन की सिलेबस पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर बच्चों की स्पीड से हम चलते हैं ना, तो ये फ़ायदा रहता है कि मान लीजिए हमने 5 में से 3 चैप्टर कराए हैं, तो लेकिन वो 3 चैप्टर बच्चों को आते हैं फिर। और जब हम भागा दौड़ी करके सिलेबस पूरा कराने में रहते हैं तो सिलेबस तो शायद पूरा हो जाए, लेकिन बच्चों को फिर कुछ नहीं आता, कि 5 में से 5 ही नहीं आते। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आपके ऊपर प्रेशर डाला किस चीज़ का जा रहा है, सिलेबस का या बच्चों को सिखाने का। और इसका यही है कि 10 क्वेश्चन है, एक ही जैसे हैं, 10 के 10 मत कराओ। फिर जब वो होमवर्क नहीं करा के लाते, आप 5 कराओ, खुद कराओ। फिर जो टाइम बचे उनका टेस्ट लो, बोर्ड पे हल करवा लो, ये कर लो। उसमें आपका चेकिंग का भी काम कम हो जाएगा, सवाल कम हो जाएंगे और बच्चों को आएगा भी। नेक्स्ट, दी मैं जॉब में जाने का मन बहुत है, बट मेरे को डर लगता है कि बाहर कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे। प्लीज़ मेरे को थोड़ा समझा दो कि मैं जॉब पर जाऊं तो कैसे मन बना कर जाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार बाहर जॉब पर जाऊंगी, बाहर कोई जंगल थोड़ी है कि बाहर कैसा लोग होगा, हम ही लोग हैं बाहर, और कौन है। यू जस्ट हैव टू हैंडल। और अगर आपको अभी नया नया में थोड़ा सा भी लग रहा है तो वो ससुराल वाले की तरह कि बोलो कम सुनो ज़्यादा, पहले समझ लो। जब तक अच्छे से चीज़ें समझ में ना आ जाएं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या सिस्टम है, शुरुआत में बोलना कम और सुनना ज़्यादा, अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अपने बारे में ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं, पहले सीख लो, है ना। नेक्स्ट, हेलो दीदी, एक वर्किंग वूमन अपने छोटे बच्चों को कैसे बड़ा करे। वाईटी पर सो कॉल्ड परफेक्ट पेरेंटिंग के वीडियो देखकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील होता है। फैंसी मील्स बनाना, टोडलर को वो खिलाना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। कौन सी अप्रोच बनाऊं मैं ईजी टू डू पेरेंटिंग जिसमें बच्चा और फैमिली खुश रहे, या अपने और वाईटी के अकॉर्डिंग जो सो कॉल्ड राइट है। आपने कैसे किया था प्लीज़ बताइए दी। भाई मैं तो अपने बच्चे जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे पाला या मेरे हस्बैंड के माँ बाप ने उन्हें पाला, हम तो ऐसे पाल रहे हैं पुराने स्टाइल में। खाना है फैंसी मील बना के, मान लो आपने स्ट्रगल करके दे भी दिया, कल को एडल्टिंग करेगा या फिर आपको कहीं जॉब पे जाएगा, अलग रहेगा, हर जगह उसे फैंसी मील मिलेंगे क्या। या मैं बीमार हूँ या मैं हूँ ही नहीं, खाना बनाने के लिए मान लीजिए कोई और है, तो हमारे बच्चे को तो जी हमारे माँ का हाथ का खाना चाहिए, ये वो, तो वो आगे आप अपने बच्चे के लिए मुसीबतें ही खड़ी कर रहे हो। जो लोग कहते हैं ना ये ध्यान रखो, मुझे तो वो समझ में आती नहीं। तो अगर आप वर्किंग हो, खाना जो सब्जी बन रही है, जैसे मेरा आपने देखा होगा व्लॉग में, जो सब्जी बन रही है वो बन रही है, चारों वही खाएंगे। दूसरी सब्जी अगर लेफ़्ट ओवर है, कुछ है ऑप्शन में दे दिया, नहीं है तो नहीं है, वो एक ही सब्जी है, वही हम सब खाएंगे। तो ये ऐसे काम चल जाता है। बच्चे को हमें प्रैक्टिकल जीवन के लिए तैयार करना है, किसी फैंटेसी में जाना नहीं है उसको। हम उसके नखरे उठा लेंगे, उसे पैम्पर करके पाल लेंगे, लेकिन जब ज़िंदगी रैपट मारेगी कैसे संभलेगा वो। प्यार करना एक चीज़ सही है, लेकिन उसे ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। तो जैसे हम नॉर्मल अपनी पेरेंटिंग याद करो कि हमारी कैसे हुई थी, बस वैसे ही पालो। जब हम चल गए तो ये भी चल जाएंगे। नेक्स्ट, मैम मैं भी टीचर हूँ, 3 साल हुए जॉब करते हुए, बेटा 4 साल का है, 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, जॉब की वजह से ससुराल से दूर हूँ, पति घर में रहते हैं, कभी मना किया तो कुछ हेल्प कर देते हैं, मन किया तो, नहीं तो मर्द होने का दंभ में रहते हैं। अब अक्सर तबीयत ख़राब होने की कंप्लेन कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल में देखते रहते हैं। मुझे लगता है मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए हैं। बहुत कहती हूँ कुछ कीजिए, लेकिन हमेशा बहानेबाजी करते रहते हैं। प्रेगनेंसी में भी कोई हेल्प नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा इनको कैसे समझाऊँ।
अब देखो आपके मतलब हस्बैंड जो हैं वो काम नहीं कर रहे क्या कुछ भी? क्योंकि आप टीचर हैं, 3 साल हो गए, बेटा 4 साल का, अभी आप फिर 6 मंथ प्रेग्नेंट हैं। अगर आपके हस्बैंड कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर मान लीजिए वो कमाने नहीं जा रहे, लेकिन बीइंग अ प्रेग्नेंट वाइफ आपको थोड़ी मदद मिलनी चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी के साथ ना देखो, पहली चीज़, दूसरा बच्चा प्लान ही नहीं करना चाहिए। पहला तो हो गया, दोबारा जानते बूझते ऐसी गलती, मैं तो गलती ही कहूँगी। अभी पेट में है, डिलीवरी होएगी जब दिक्कत आएगी, फिर उसको पालोगी ऑफिस के साथ, तब परेशानी आएगी। तो वहाँ चूक हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं ना, बच्चे की गलती मैं दे रही हूँ उसमें, और आपकी भी अब ऐसी कंडीशन है कि आप इस चीज़ का स्ट्रेस लो मत। नहीं मिल रही हेल्प, आप कमाती हो, मेड रख लो, ठीक है। शरीर पे जोर देने के बजाय आप मेड रख सकती हो, क्योंकि आपका ऐसा टाइम चल रहा है। उस टाइम पे भी आपको आसानी हो जाएगी। प्लस उनको जो है भाई कहते रहो, कह ही सकते हैं बस, और क्या कर सकते हैं। पति का कुछ कर तो सकते नहीं, उन्हें कह ही सकते हैं बस, प्यार से, कभी गुस्सा होके, कभी चिल्ला के। नेक्स्ट दी, आपके रिव्यू के बाद मैंने क्योर स्किन से प्रोडक्ट मंगवाए। मुझे पहले 15 दिन कुछ समझ नहीं आया, बट अब 1 मंथ से हो रहा है, मुझे बहुत सही लग रहा है सच में। सनस्क्रीन के बाद फिर मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर लो, पूरे दिन स्किन वैसी ही बनी रहती है। हेयर का भी टेस्ट दिया, बट आपके रिव्यू के बाद ही मंगाऊंगी, मुझे इफ़ेक्टिव लगी, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो दी, देवरानी को अपनी जेठानी से कितना दब के रहना चाहिए? क्यों दब के रहना चाहिए? मेरी जेठानी ने 10 साल तक दीदी मुझे बहुत दुख दिए हैं। अब वह बहुत भली अच्छी बन के दिखाती है सामने। मेरी जेठानी की शादी को 28 साल हो गए, मेरी शादी को 14 साल हो गए। पिछले 10 सालों से वे सेपरेट रहती है, हम ऊपर नीचे फ्लोर पर रहते हैं। आज भी अगर मैं कहीं चली जाती हूँ, एक दिन ही मेरी सास के लिए खाना बना देती है, तो वह मुझे ताना मारती है। और मेरी सास ने कभी ना मेरा जापा किया, ना मेरे बच्चों को पाला, खुद ही किया मैंने, और मेरी सास ने उसका सब कुछ किया है। दीदी कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। अब जब मेरी सास को इतना सुनाती है, इतनी इतनी देर लेक्चर देती है, ताने मारती है, मेरी सास एक शब्द नहीं बोलती उसके सामने। और मैं थोड़ा सा भी कुछ कह दूं, अगर उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मेरी बुराई करती हैं, किसी के सामने मुझे पता चलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। मुझे उसको जवाब देना चाहिए, उसे बहुत घमंड है, तो उसमें सास के लिए इतना करा था, परिवार के लिए, हम भी तो कर रहे हैं सालों से, और मेरी सास को मेरी कोई कदर नहीं। मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे अपनी जेठानी को क्या जवाब देना चाहिए बदले में, जो उसका मुंह बंद हो जाए। मेन वो है कि जब आप थोड़ी देर के लिए कहीं जा रही हो और उसने खाना बनाया तो वो ताने दे रही है, तो सीधे कह दो कि भैया मैं क्या अपने घर से लाई थी सास को, सास तो आपकी भी है। और जो बातें आपने मेरे को बताई हैं कि मेरा तो इन्होंने कुछ करा भी नहीं, आपका तो इतना किया है, आपको तो बोलना भी नहीं चाहिए, आपका तो फ़र्ज़ बनता है इनको 3 टाइम खाना देने का, एक टाइम में बिगड़ गई। इतना ही बोल दो बस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पूरा एक पन्ने का डायलॉग बोल रहा है तो हमें भी उतना ही बोलना है। आपकी 2 लाइनें भी उस पर नहले पे दहला साबित हो सकती हैं। तो एक तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। मैं तो मतलब कमेंट्स में भी कोई ऐसा आता ना उबला हुआ, तो मैं यही बोलती भाई भैया कितने भरी हुई हो या भरे हुए हो, क्या बात हो गई, आर यू ओके। ये चीज़ें ना इतनी बढ़िया काम करती हैं कि आप हंस रहे हो, आपको स्ट्रेस भी नहीं हो रहा, क्योंकि लड़ने में फिर हाथ पैर से कांपते हैं। मेरे तो कई बार आंसू निकलने लगता है, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। वो भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही तो कष्ट लेना है, मैं तो उसे भी अब अवॉइड करने की सोचती हूँ। तो कोई इतना फपला जाता है ना, तो मैं सीधे यही कहती हूँ तो क्या हो गया, सब ठीक है कितनी भरी हुई हो, इस तरीके की बातें अगर आप हंस के पूछ लो ना भाई साहब, मज़ा आ जाता है। ना आपने कुछ बुरा बोला, ना आपने किसी को गालियाँ निकाली, ना आपने किसी बड़े के साथ बदतमीजी करी, लेकिन उसकी हो गई धुन टन। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी कितना दबना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं दबने की, कोई ना दब रहा आजकल किसी से, बिना मतलब पागल बनने वाली बात है अपने आप। फिर काश आप मेरी मॉम या सिस्टर होते, बचपन में लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता आपसे। थैंक यू मैम, जब मिले तब से लाइफ संवर गई है। चलो, हेलो जी, कैसे हैं आप? कांग्रेचुलेशन, आपने जो हमसे अपनी खुशी शेयर की, और थैंक्स। मैं 43 की होने वाली हूँ, मैरिज लेट हुई, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। मैं आपकी वीडियोस देख के कुछ करना चाह रही हूँ, बट समझ नहीं पा रही। ट्यूशन का सोचा था, वो भी नहीं हो रहा। CV दे आई हूँ कई जगह, वो भी उसका रिस्पॉन्स नहीं। वर्क फ्रॉम होम का रिस्क सा लगता है, कॉजिस्टिक और सूरज श्योर कुछ
पता नहीं, नॉलेज नहीं, क्या करूं कैसे करूं घर रह के और इतना कुछ सह के, कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो गया। बट मन में यही है कि कुछ करना है। हाँ तो मुश्किल, बट मैं फिर भी करूँगी। बट मुझे एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही राह मिल जाए। कुछ सजेस्ट करें, क्योंकि घर की जो प्रॉब्लम्स है वो तो चलती रहनी है। अब नहीं कर पाई तो फिर आगे क्या ही कर पाऊँगी। इसका जवाब मैंने अभी पीछे थोड़ा दिया है ना, कि किसी से आप ये मत पूछो कि मैं क्या करूं। ये जवाब आपके अंदर ही छुपा हुआ है। ढूंढो और अपनी स्किल पहचानो और फिर ढूंढो काम क्या क्या उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं जिनसे आपकी अर्निंग हो। और रही बात कॉन्फिडेंस की, लो कॉन्फिडेंस से ही स्टार्ट करो। सबका लो ही होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब करते जाओगे काम तो अपने आप बढ़ जाएगा वो। किसी दिन कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा जब हम करेंगे। ये इम्प्रैक्टिकल है। आप काम शुरू करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। नेक्स्ट दीदी, मेरे कमेंट के अलावा सबका रिप्लाई आ रहा है। मैंने क्वेश्चन भी चेक किया बैक एपिसोड में जाके। मेरे से आगे पीछे कमेंट के जवाब हैं पर मेरे कमेंट का नहीं। 2 बार एपिसोड सुन रही हूँ। आई एम सो सॉरी बहन, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ होगा। मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ, आपका कमेंट इधर उधर हो गया, जो कुछ भी है। इतना तो आपको मुझ पर भरोसा होगा कि जानबूझ के तो नहीं छोड़ा होगा, है ना। तो ये थे एपिसोड 198 के सारे प्रश्नों के जवाब। मैंने एक भी नहीं छोड़ा है और इस पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। मे बी शूट के बाद किसी का आए तो वो छूटने की कंप्लेन कर सकता है, या अभी भी जिनके छूटे हैं शायद ऐसा कुछ हुआ हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। फ़िलहाल ये अच्छा लगा हो तो क्या करना है, अपना कोई क्वेश्चन हो कमेंट में टाइप करना है। किसी और के मतलब की लगे वीडियो तो उसको शेयर कर देना, भलाई का काम है। और अगर अभी तक पूरा वीडियो देख लिया या कुछ हिस्सा देखा है, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो आए, आपका कमेंट आए, उसका जवाब आए तो आपको पता चल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।